अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हाँ, फाइनली इस दिन का आपको बहुत दिन से बेसब्री से इंतज़ार था। इस बात का मुझे अच्छी तरह से पता है और काफ़ी सारे आपके कमेंट आए थे आंसर सीरीज़ को लेकर। तो सबसे पहले उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है जीके के पेपर में। उर्दू का पेपर ऑलमोस्ट करीब सबका ठीक ही रहता है और काफ़ी लंबे टाइम से आप इसकी तैयारी कर रहे थे। हालांकि सिलेबस भी चेंज हो गया था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आपको सामना इस बार करना पड़ा है और काफ़ी टफ लेवल का पेपर बनाया था, ऐसा कुछ लोगों ने कहा है। लेकिन मैं समझता हूँ जिसने अच्छी तरह तैयारी की है, जिसने ढंग से पढ़ाई की है, तो उनके लिए इतना मुश्किल पेपर ये नहीं था। और जिन्होंने इस सब्जेक्ट को, इस सिलेबस को पहली बार देखा है, जिन्होंने इस सिलेबस पर पूरा फोकस नहीं किया है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पेपर रहा है। क्योंकि आरपीएससी ने इतना ज़्यादा घुमा फिरा कर पेपर इससे पहले कभी भी नहीं बनाया है। इससे पहले जो गुज़िश्ता पेपरों का जब एनालाइज किया गया तो ये देखा गया कि सवाल सीधे सीधे पूछे जाते थे। इस बार सवालों को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा और पेज के साथ पूछा गया है। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो इसलिए आरपीएससी का शुक्रिया। अब शुक्रिया के साथ अब करते हैं आरपीएससी की थोड़ी तनकीद, थोड़ी सी, कि सवालात को कुछ इस तरह से कई बार घुमाने चक्कर में इतना ज़्यादा घुमा दिया कि सवाल ही गलत हो गया। क्या हो गया? सवाल गलत हो गया। तो मैं उन चीज़ की निशानदही भी यहाँ करता चलूँगा। लेट आने के पीछे 3-4 खास वजूहात है, तो आज वो सारी बातें करूँगा। आपको हमेशा मेरी बातों से बहुत ज़्यादा एलर्जी रहती है कि सर आप बातें ज़्यादा करते हो, पढ़ाते कम हो। कुछ ही बच्चे हैं जिनको मेरी बातों से थोड़ा पसंद नहीं होगी, लेकिन ज़्यादातर बच्चे मुझसे बात करना बहुत पसंद करते हैं। काफ़ी बार मुझसे व्हाट्सएप पर कॉलिंग भी किया करते हैं। तो आज वो सारी बातों को हम बारी बारी सब बातों को लेकर चलेंगे। पहली बात, जितनी भी क्लासेस आई हैं, जितनी भी क्लासेस ले चुका हूँ, बारहा काफ़ी सारी क्लासेस में मैं इस बात को दोहरा चुका हूँ कि मेरे पास वक्त की बहुत ज़्यादा किल्लत रहती है। इस वजह से मैं आपको बहुत कम टाइम दे पाता हूँ। इसके लिए मैं समझा चुका हूँ आपको कि मेरे पास वक्त की किल्लत की वजह से आपको क्या हुआ है, आंसर की आपकी डिले आई है, पहली बात। दूसरी बात, आंसर की लेट आने का एक चीज़ ये देखी जाती है। नॉर्मली मैं और भी चैनल्स वगैरह देखता हूँ, करता हूँ, तो ये और भी बच्चों से सुना है, तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं मेरा नज़रिया है इसमें ए सही होगा, मेरा नज़रिया है इसमें बी सही होगा, मेरा नज़रिया है। तो देखो, आरपीएससी किसी नज़रिए के अकॉर्डिंग काम नहीं करती। आरपीएससी को चाहिए होता है ऑथेंटिक प्रूफ्स, जिसके अकॉर्डिंग उनको आंसर को मानना पड़ता है। तो आपके लिए कुछ ऑथेंटिक चीज़ों को लाने की मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है। मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन 99% आपको एज इट इज़ और करेक्ट आंसर यहाँ पर मिलेंगे। ये इसका दूसरा रीज़न। अब आते हैं तीसरे और सबसे खास रीज़न पर। जब आंसर की करवा दी जाती है तो मैं जानता हूँ आंसर की तो आप किसी दूसरे चैनल से भी देख लेंगे। आंसर की आपने खुद ने पढ़ाई की है, तैयारी की है, तो जाहिर सी बात है कि आप कुछ गाइड्स देखेंगे, पेपर देखेंगे, नेट पर चेक करेंगे, आंसर आप भी निकाल लेंगे, है ना। इतनी ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। परेशानी आपको सबसे ज़्यादा आती है रिट लगाने वाले सवालों पर, कि सर रिट किस पर लगाई जाए। वहाँ पर आपको कोई गाइड नहीं करेगा, वहाँ पर आपको सिर्फ कहेंगे हाँ भाई ये सवाल ठीक है, ये सही नहीं है, मेरा नज़रिया। तो नज़रिए को हम रखते हैं थोड़ा साइड में। मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा जिन पर आप रिट लगा सकते हैं, जिन पर आप डायरेक्ट केस कर सकते हैं कि सवाल इस तरह नहीं था बल्कि ऐसा था और हमें इसकी जगह क्या चाहिए, रिट लगाकर हमें इसका आंसर, हमें इसके बोनस अंक इसके चाहिए। तो मैंने बहुत सारे सवाल निकाले जिन पर आप आराम से रिट लगा सकते हैं। तो कई बार मैंने सुना है डूबते को तिनके का सहारा। तो हो सकता है आपके सारे सवाल सही हों काफ़ी सारे गलत भी हों, और उसके बाद आप ये सोचते हो कि काश मेरा एक सवाल और सही हो जाता, तो शायद मेरा भी सिलेक्शन हो जाता या मुझे भी इससे कुछ बेनिफिट मिल जाता, है ना। ऐसी कोशिश रहती है। तो मैंने कोशिश की है कि उन सवालों को जहाँ पर छोटी से छोटी भी कमी रही है और जहाँ पर रिट लगाई जा सकती है। इससे पहले जो सेकंड के एग्ज़ाम हुए हैं, तो मेरे कुछ दोस्तों से, मेरे कुछ मिलने वालों से, संपर्क वालों से मैंने एक चीज़ चेक की थी कि एक छोटे करेक्शंस पर भी जब रिट लगी थी तो उनको बोनस अंक उसमें मिले थे। ये मैंने अच्छी तरह इस चीज़ को चेक किया, एनालाइज़ किया है। आप चाहेंगे तो मैं पुराने पेपर, पुराने क्वेश्चंस और जिन लोगों ने रिट लगाई थी उनका ब्यौरा सब कुछ आपके सामने मैं लेकर आ जाऊँगा, अगर आप चाहें तो। और अगर आप चाहें, मुझ पर ऐसे ही भरोसा कर सकते हैं, आपका उस्ताद हूँ तो भरोसा आप पे लाजमी है। तो मैं आपको बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा कि कुछ छोटी करेक्शंस पर भी क्या है रिट लगाई गई है और उन पर बोनस अंक मिले हैं। तो मैं वो छोटी कमियाँ भी आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। अब रहता है प्रचार प्रसार, विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट की बात। तो मैं इन क्वेश्चंस से कोई एडवर्टीजमेंट करने वाला नहीं हूँ कि मेरे कंटेंट्स आए हैं, मैंने बनाए हैं, मैंने सवाल दिए हैं, मैंने ये पेपर कराया था, मैंने वो पेपर कराया था, मैंने मैराथन लगाई थी, मैंने वो कराई थी।
जिन बच्चों ने कंटेंट लिया है, जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की है, जिन्होंने कंटिन्यू मुझसे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मैराथन क्लास देखी थी, जिन्होंने क्विज़ देखे हैं, जो कंटिन्यू जुड़े हैं, उनको पता है कि सर के सवाल कितने आए हैं, कितने नहीं आए थे, कितने नहीं आए हैं, वो आप खुद ही बेहतर जानते हैं। मैं इतना ज़्यादा एनालाइज करके नहीं बताऊँगा आपको। तो यहाँ पर पहले मैं आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ के बता देता हूँ, उनके आंसर बता देता हूँ, और मैं जो क्यूरी जहाँ पर नज़र आती है, जहाँ पर आप डाउट हो सकता है, उन डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा हर तरह से, ठीक है। और कुछ सवाल आते ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट उनका आंसर नहीं मिलेंगे, उसको थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, तो मैं कोशिश करूँगा वो डीप वाली चीज़ें भी आपके सामने लेकर आऊँ ताकि आप उनको भी कनेक्ट कर सकें। चलिए बातों का सिलसिला आप खत्म करूँगा और पहले सवाल की जानिब चलते हैं। फिर एक सवाल को कनेक्ट करेंगे कि कंटेंट में, क्विज़ में, क्लासेस में मैंने कौन सी चीज़ को कहाँ पर पढ़ाया था और कहाँ पर उन चीज़ों को मैंने शो किया है। बीच बीच में आपको एक एक बार क्लास दिखाकर कंफ्यूज नहीं करूँगा, इससे आप डिस्टर्ब होंगे, परेशान भी होंगे। तो पहले एक बार हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 150 तक सारे सवाल पढ़ेंगे और उनके आंसर को बारी बारी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल बिस्मिल्लाह के साथ। सवाल नंबर 1 है, बात जो मारूफ है उन पे वो मजहूल है। इस मिसरे में लफ्ज़ मारूफ और मजहूल एक दूसरे के क्या हैं? मारूफ और मजहूल एक दूसरे की क्या है? मुतजाद हैं। ये जो रेड बॉक्स बनाया ना दोस्तों, ये सिर्फ आपके लिए बनाया है, उन आलसी बच्चों के लिए। मैं आलसी कहूँगा उनको क्योंकि एग्जाम तो हो गया ना। उन आलसी बच्चों के लिए जिनको पूरी डिटेल में बातें नहीं सुननी है, जिनको मेरी बातें पूरी सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या करेंगे, स्किप करके कंटिन्यू देखते जाएंगे। तो उनके लिए है कि मैंने आगे से अगर रेड बॉक्स बना दिए हैं ताकि आप क्या करें, आपका बहुत कीमती वक्त है ना, बहुत ज़्यादा कीमती वक्त, जहाँ पर आप सर की बात पूरा सुनना नहीं चाहते हैं, वहाँ पर आप स्किप करके रेड बॉक्स से देख सकते हैं। सर आंसर क्या बताए हैं, फटाफट सर की गलतियाँ निकाल सकते हैं। सर आपने गलत बताया, मैंने सही बताया, बात खत्म, दैट्स ऑल। तो पहले सवाल में सही जवाब क्या है दोस्तों, मुतजाद। ये कोड 04 जिसका पेपर है, ये वो वाला कोड है। अगर आपके सवाल आगे पीछे हो तो आप चेक कर लीजिएगा। सवाल नंबर 2, खालिदा पहले से ही गमगीन बैठी थी। उसके भाई ने उसकी किताब फाड़ कर का काम किया, किसका जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया। सवाल नंबर 3, आग बबूला होने से कोई मसला हल नहीं हुआ करता। इस जुमले में मुस्तअम्मिल मुहावरे आग बबूला का होना का मतलब क्या है? गुस्सा होना। बहुत आसान से चौथी पांचवी के बच्चे भी इसको इजीली बता पाएंगे। ज़रबुल मिस्ल एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका मफहूम क्या है? झगड़ा दोनों तरफ से होता है। 2 इसका क्या है? सही जवाब है। सांप भी मर जाए लाठी ना टूटे, क्या है ये? एक ज़रबुल मिस्ल है। मुहावरे के लिए मैंने बताया था, मुहावरे में ना होता है, आखिर मुहावरे में क्या होता है? ना होता है। मैं एक सवाल को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपका बहुत कीमती वक्त नहीं लूंगा, बेफिक्र रहिए। सवाल नंबर 6 है, जेल में मुख्तलिफ ज़रबुल इमसाल और उनके सामने उनका मफहूम तहरीर है, आपको मिला लेना है। अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना, जैसा देश वैसा भेज, सांप भी मर जाए लाठी ना टूटे, यकजान दो गालिब। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आप मिला लीजिएगा बैठकर। चौथा इसका सही जवाब है, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 6 का चौथा करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 7, शहर में किस मुंह से आई सामने तेरे खिशोख, झाइयों से भर रहा है सारा चेहरा माह का। इस शेर में कौन सी सनत है? आपको याद होगा मैंने लास्ट में मैराथन क्लास लगाई थी, सबसे ज़्यादा सवाल मैंने मैराथन से ही सनअत से ही कराए थे, ताकि आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कन्फ्यूजन आपकी क्या हो जाए, दूर हो जाए। यहाँ पर इसका सही जवाब है उसने तालील। किसी चीज़ की अच्छी वजह बताना क्या कहलाएगा? उसने तालील, कोई इल्लत बयान करना उसने तालील कहलाएगा। शहर में किस मुंह से आए सामने तेरे ए शौक, किस मुंह से ए शौक तेरे सामने आए हैं कि शर्म से झाइयों से, झाई कहते हैं परछाइयों को, परछाइयों से भर गया है चेहरा माह का। चेहरा कहते हैं चांद, चेहरा माह यानी तो चांद। चांद के चेहरे पे जो झाइयाँ हैं, जो धब्बे हैं, वो धब्बे भर गए हैं शर्म से, किसके? शौक के आने से, शौक के आने से। जबकि चांद पर धब्बे ऑटोमेटिकली पहले से ही हैं, कुदरती हैं, वो किसी के आने से नहीं पड़े हैं। तो वजह काम तो होना, लेकिन उसकी अच्छी वजह बताना क्या कहलाता है? उसने तालील कहलाता है। सवाल नंबर 8, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। ये शेर मिसाल है दोस्तों, ये शेर मिसाल है सनत तजाहुल आरिफाना का, जानबूझकर अनजान बनने वाली कैफियत का। और नोट्स में ये सवाल डाला गया था और आप लोगों ने इसको देखा भी होगा। अगर आप कहें तो मैं इसको निकाल कर दिखा देता हूं आपको कि नोट्स में कहां पर ये सवाल आपके डाला गया था। ये नोट्स में आपके सनत तजाहुल आरिफाना, ठीक है, ये नोट्स की हेडिंग आपको नज़र आ रही होगी। और यहाँ पर एक मैंने शेर डाला था, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। नोट्स में इस चीज़ को मैंने मेंशन किया था और अब आप इसको देख पा रहे हैं। सवाल नंबर 9, असल शुहूद व शाहिद
मशहूद थाई, एक हैं हैरान हूँ फिर मुशाहिदा है किस हिसाब में। इस शेर में किस सनद का इस्तेमाल हुआ है? इसका सही जवाब है इस्तिकाक। इस्तिकाक कहते हैं शक करना, टूटना, टूट कर बनना। एक ही लफ्ज़ से दूसरे लफ्ज़ जब निकलते हैं वो सनद इस्तिकाक कहलाती है। जब किसी लफ्ज़ को उसके असली मानी के बजाय मजाजी या दूसरे मानी में इस्तेमाल किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इस्तिआरा। क्या कहते हैं? इस्तिआरा। सवाल नंबर 11, जुगनू की रोशनी है काशाना चमन में या शमा जल रही है फूलों की अंजुमन में। इस शेर में इल्मुल बयान की कौन सी सनद इस्तेमाल की गई है? यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा है या। क्या लिखा गया? या से मतलब क्या हो गया? तशबिया। क्या हो गया? तशबिया। या, गोया, जैसा कि, जैसे कि, ये सब किस में इस्तेमाल किए जाते हैं? सनद तशबिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। सवाल नंबर 12, जिस सनफ़ सुखन में हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हो और हर शेर अपने पहले और बाद के शेर से मुख्तलिफ काफिया रखता हो, क्या कहलाता है? वो कहलाता है मसनवी। मसनवी में दो दो लाइन के शेर होते हैं और हर शेर का काफिया क्या हो जाता है? बार बार बदलता जाता है। दो दो लाइन का जुज़ बार बार चेंज होता रहता है। अगला है मुरब्बा से नज़्म की कौन सी हैयत मुराद है? इसका सही जवाब है दोस्तों वो नज़्म जिसके हर बंद में 4 मिसरे होते हैं वो मुरब्बा कहलाती है। जब आपको मैंने नज़्म की हैयत पढ़ाई थी तो मैंने बताया था एक लाइन की नज़्म होती नहीं है, ठीक है, फिर आते 2 लाइन पे, फिर आते हैं 3 लाइन पे, फिर आते 4 लाइन पे, फिर 5 लाइन पे, फिर मुसद्दस, मुखब्बस, मुरब्बा, ये सब मैंने आपको कंटिन्यू सीरियल वाइज बताए थे। 4 मिसरों वाली, अगर सिर्फ 4 ही मिसरे हैं तब तो रुबाई कहलाएगी, और 4 मिसरों वाली लंबी नज़्म है तो क्या कहलाएगी? मुरब्बा कहलाएगी। सवाल नंबर 14, रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल नज़्म होती है। इसका डैश मिसरा निहायत पुरजोर और असरदार होता है। कौन सा? चौथा मिसरा। चौथा मिसरा कैसा होता है? पुरजोर होता है, और आपको ये चीज़ें रुबाई वाली क्लास में बताई गई थी। सवाल नंबर 15, उर्दू में नज़्म मुअर्रा अंग्रेज़ी की देन है। इस सिन्फ को पहले किस नाम से मौसूम किया गया था? मैंने आपको बताया था नज़्म मुअर्रा नज़्म पाबंद की जैसी होती है, बिल्कुल सेम। इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। अगर फ़र्क सिर्फ है तो सिर्फ इतना है कि इसमें काफ़िया नहीं पाया जाता, इसमें काफ़िया नहीं पाया जाता, और इसमें काफ़िया नहीं होता इसलिए इसे गैर मुकफ़ा कहा जाता था। क्लासेस के दौरान आपको चीज़ें एक एक करके वाज़ेह तौर पर बताई गई है। गज़ल का माखज़ है, गज़ल का माखज़ है। गज़ल कहाँ से ली गई है? गज़ल ली गई है कसीदे से। गज़ल ली गई है कसीदे से। विदाउट कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन, एग्जैक्टली एंड परफेक्टली इसका आंसर यही है 100 and 200%। ठीक है, जहाँ पर कन्फ्यूजन होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है। सवाल नंबर 17, मसनवी कदमराव के मुसन्निफ कौन है? सही जवाब है फ़खरुद्दीन निज़ामी। कौन है? फ़खरुद्दीन निज़ामी। सवाल नंबर 18, दास्तान अजाइबुल क़िसस किसने लिखी? अजाइबुल क़िसस किसने लिखी? शाह आलम सानी। किसने लिखी दोस्तों? शाह आलम सानी। ये आपको मसनवी के दौरान, उर्दू अदब की तारीख़ के दौरान ये चीज़ें आपको बार बार बताई गई थी। सवाल नंबर 9, फसाना अजाइब मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर ने किसकी फरमाइश पर लिखी थी? इसका सही जवाब है दोस्तों हकीम असद अली। हकीम असद अली आपको किसी कंटेंट में शायद किसी बुक में मिले ना मिले, लेकिन इसका सही जवाब क्या है? हकीम असद अली, क्योंकि मैंने अपने इस कंटेंट में इस चीज़ को प्रोवाइड किया था, और मैं आपको वीडियो के लास्ट में इस चीज़ को मेंशन कर दूंगा। ठीक है, परेशान ना हो आप। नुसरती की मशहूर रज़मिया मसनवी अली नामा में आदिल शाही ख़ानदान के किस बादशाह के हालात ज़िंदगी मंजूम किए गए थे? सही जवाब है दोस्तों इसका अली आदिल शाह सानी। किसके बारे में लिखा गया था इसमें? अली आदिल शाह सानी के दौर में, के ख़ानदान के दौर में लिखी गई थी। किस शायर ने इब्तदाई उर्दू में एक 12 मासा बिकट कहानी के नाम से लिखा? सही जवाब है अफजल अली फजली। सवाल नंबर 22, शुमाली हिंद की पहली नसरी किताब है, कौन सी है? करबल कथा आपको बताया गया है। खान आरजू के शागिर्द थे, कौन थे? मीर तकी मीर इनके सौतेले मामू थे, खान आरजू, और इनके शागिर्द भी थे। शेख ज़हरुद्दीन हातिम ने इस्लाही ज़बान की तहरीक का असर कबूल करते हुए इहाम गोही से किनारा कशी इख्तियार कर ली। उसके बाद उन्होंने अपने कलाम का इंतखाब किस से मुरतब किया? दीवान ज़ादा के नाम से। कैसे किया? दीवान ज़ादा के नाम से। सवाल नंबर 25, सर सैयद अहमद ख़ान की मशहूर तसनीफ़ आसारुस सनादीद का मौजू है, क्या है? दहली की तारीख़, कदीम इमारत और नामवर शख्सियत के बारे में इसमें बयान किया गया है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते थे दहली और उर्दू ज़बान की पैदाइश के हिसाब से, तो दहली में ज़बान के बारे में नहीं कहा है बल्कि दहली की इमारतों के बारे में कहा है। दूसरा परेशान हो सकते थे लाल किला देखकर,
ठीक है। तो लाल किला के साथ दोस्तों ताजमहल भी दे दिया, ताजमहल आगरा में है ना कि दिल्ली में। तो आप यहाँ से इस चीज़ को करेक्ट करके दिल्ली की तारीख इमारत से कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। सही जवाब है 4। यहाँ तक एक भी सवाल ऐसा नहीं है जिसमें आपको कहना है कि कन्फ्यूजन हो सकती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 26। जेल में से किस शख्स को सर सैयद का दस्ते-रास्त कहा जाता है? दस्ते-रास्त का मतलब होता है दोस्तों राइट हैंड। क्या कहा जाता है? राइट हैंड। अगर राइट हैंड की बात की जाती है तो सबसे ज़्यादा जो सर सैयद के करीब थे वो थे मोहसिनुल मुल्क। कौन थे? मोहसिनुल मुल्क। अपने बहुत सारे काम मोहसिनुल मुल्क उनके साथ में किया करते थे, उनके हर काम में सहयोग दिया करते थे। तो इसका सही जवाब दोस्तों मोहसिनुल मुल्क हो सकता है। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन अली ने उनकी पूरी पैरवी की है, उनका पूरा साथ दिया है, उनके साथ साथ काम किया है। तो एक अकॉर्डिंग मैं इसका आंसर मान सकता हूँ, अल्ताफ़ हुसैन अली इसका आंसर हो सकता है, लेकिन मोहसिनुल मुल्क भी इसमें आंसर हो सकता है। यहाँ पर मैं थोड़ा इस चीज़ को करेक्ट कर देता हूँ। दोनों में से कोई एक ऑप्शन होता तो आप करेक्ट हो जाते, लेकिन दोनों ऑप्शन डाल दिए गए हैं। अब देखते हैं आरपीसी इस चीज़ को क्या मानती है। आप एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कॉपी में, सवाल नंबर 26। एक क्वेश्चन सर ने भी डाउटफुल छोड़ दिया है। सही जवाब इसका मोहसिनुल मुल्क हो सकता है। सवाल नंबर 27। सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कब और किस शहर में कायम की? सही जवाब है 1862 गाजीपुर में। दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। ये शेर किस शायर का है? यह है दोस्तों फ़ानी बदायूनी का। किसका शेर है? फ़ानी बदायूनी का। बहुत खूबसूरत शेर है, 10th क्लास की बुक में पढ़ाया भी है। बहुत ही शानदार शेर, बहुत शानदार गज़ल है। शाद अजीम आबादी की गज़लों का दीवान किस नाम से शाया हुआ है? सही जवाब है दोस्तों नग़मे इल्हाम। नग़मे इल्हाम। हसरत मोहानी जंग आज़ादी के अजीम मुजाहिद थे। उन्होंने 1921 में पहली बार कामिल आज़ादी का तसव्वुर पेश किया। किसका किया? कामिल आज़ादी, पूरी तरह से आज़ादी का तसव्वुर सबसे पहले किसने पेश किया? हसरत मोहानी ने किया है। सही जवाब क्या है? 2 इसका। सवाल नंबर 31। असगर गोंडवी की शायरी का मजमुआ है, क्या है? निशाते रूह। क्या है? निशाते रूह। इस दौर में, उस दौर में जिंदगी बशर की फिराक के इस शेर का दूसरा मिसरा है। पहली बात तो आपके सिलेबस में थी नहीं, लेकिन फिराक के बारे में, उनकी हयात के बारे में पढ़ेंगे, उनकी ज़िंदगानी के, उनके हालात के बारे में पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब है उस दौर में ज़िंदगी बशर की बीमार की रात हो गई है। अब कन्फ्यूजन क्या है? आप चाहें तो रेट लगा लीजिएगा, अगर आपका ये सवाल गलत हो गया है तो भी लगा लीजिएगा, नहीं चाहे तो भी लगा लीजिएगा। सही जवाब था हो गई है, यहाँ लिख गया है होगी है। क्या है? होगी है। तो जब पेपर सेटर जब उस चीज़ को लिखता है होगी है तो होगी नहीं, सवाल का जवाब क्या होगा? हो गई है। तो आप यूँ कहिएगा सर हमारा अकॉर्डिंग हो गई के हिसाब से इसका जो काफिया है हो गई पे ही सेट था। होगी है ये काफिया इनसे क्या हो गया? अलग हो गया। ये काफिया इनसे क्या हो गया? अलग हो गया, इसलिए हमने इसको गलत माना। इस वजह से हमारा सवाल क्या हो गया? गलत हो गया आपकी वजह से। तो आरपीएससी पर आप इस क्वेश्चन पर रिट लगा सकते हैं। सवाल नंबर 32 पे बीमार की रात होगी है नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? हो गई है होगा। आप एक सवाल को अपने पॉइंट में कर सकते हैं। जिनका सही हुआ है वो भी कर लीजिएगा, जिनका नहीं हुआ है, जिनका गलत हो गया है, बिल्कुल आप ग्रुप बनाकर और किसी भी तरह से चाहे तो सवाल पे रेट लगा सकते हैं। ये सवाल क्या है? मिसप्रिंट है। ये सवाल क्या है? मिसप्रिंट है, और मिसप्रिंट पर आपको बोनस अंक मिलेगा 100% मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल देखें दोस्तों। मजरूह सुल्तानपुरी के शायरी मजमूए का नाम क्या है? सही जवाब है गज़ल। क्या है? गज़ल। उनका शायरी मजमूआ का नाम ही गज़ल था। पहली बारिश किस शायर का शायरी मजमूआ है? सही जवाब है दोस्तों नासिर काज़मी। क्या है? नासिर काज़मी। सवाल नंबर 35। अल्लामा इकबाल के शायरी मजमूओं की ज़मानी क़दामत के लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? सही जवाब है 3, बाग दुर्रा, बाल जिब्राइल, ज़रब कलीम और मुग़ान हिजाज। मैंने इन सभी की डेट वाइज आपको बताया था, पहले ये आई थी, फिर ये आई थी, फिर ये आई थी, फिर ये आई थी। इनकी डेट वाइज मेंशन मैंने किया था, क्लासेस में भी, यूट्यूब पर क्लास ली थी उसमें भी, नोट्स में भी, इन सब चीज़ों को बार बार मैंने मेंशन किया था। उम्मीद है आप आराम से सवाल सही करके आए होंगे। सवाल नंबर 36। बेशक मैं उसका मुहर्रिक हूँ और उसको अपने आमाल हुस्ना में समझता हूँ कि खुदा जब पूछेगा कि क्या लाया, मैं कहूँगा हाली से मुसद्दस लिखा लाया हूँ और कुछ नहीं। हाली की नज़्म मद्दो जज़र इस्लाम के मुतालिक ये राय किसने ज़ाहिर की थी? ये की थी दोस्तों सर सैयद अहमद ख़ान ने। किसने की थी? सर सैयद अहमद ख़ान ने। अख्तर शिरानी का पूरा नाम क्या है? बहुत आसानी से बताया था मैंने रिपीट करके कि पापा का नाम महमूद खां शिरानी, बेटे का नाम दाऊद खां शिरानी। महमूद दाऊद के हिसाब से मैंने आपको याद कराया था। सही जवाब है महमूद दाऊद खां।
फैज़ का पहला मजमुआ कौन सा है दोस्तों? वो है नक्शे फरियादी। क्या है? नक्शे फरियादी। जवानी की रात किसकी नज़्म है? तो इस चीज़ को आप आसानी से याद रख सकते थे कि जवानी में जोश रहता है, तो इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों? जोश। बुढ़ापे में इंसान का जोश क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। जेल में से कौन सी नज़्म अख्तरुल ईमान की नहीं है? तो देखो, एक लड़का तो सभी को याद है, आपके सिलेबस में है। अगर आप भूल भी जाते हैं अहद वफ़ा नहीं है, सुपुर्दगी नहीं है, चलो मान लीजिए नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन एक नज़्म का नाम दिया है गौरे गरीबा। क्या दिया गया है? गौरे गरीबा। और ये 12th क्लास की बुक में है। गौरे गरीबा किसकी है? नज़्म तबातबाई की नज़्म है गौरे गरीबा, जो कि एलेजी, इंग्लिश में एलेजी होती है, जो कब्रिस्तान में चर्च में दफनाते वक्त, कब्रिस्तान में ईसाइयों कब्रिस्तान में दफनाते वक्त जो एलेजी लिखी जाती है, जो पढ़ी जाती है, उसका एक तर्जुमा है। उसका उर्दू में क्या है? तर्जुमा है। गौरे गरीबा किसकी है? नज़्म तबातबाई की नज़्म है। इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों? गौरे गरीबा। शम्सुल उलमा का खिताब किस नावल निगार को अता हुआ है? सही जवाब है दोस्तों नज़ीर अहमद। कश्मीर की शादाबी, फितरत का हुस्न, मजलूमों और समाज के दबे कुचे तबकात की ज़िंदगी के मसाइल किस अफसाना निगार के अफसानों का मौज़ूआत हैं? सही जवाब है दोस्तों कृष्ण चंद्र। किसके हैं? कृष्ण चंद्र के कश्मीरी हालात बहुत ज़्यादा बयान किया करते हैं। इन चीज़ों के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। जेल में से कौन से ड्रामा निगार उर्दू के शेक्सपियर कहलाए? सही जवाब है आगा हशर काश्मीरी। नून मीम राशिद का असल नाम क्या है? नज़र मोहम्मद राशिद। क्लास के दौरान मैंने बताया था कि सवाल 12 कई बार आ चुका है। नज़र मोहम्मद, नज़ीर मोहम्मद, नज़म मोहम्मद घुमा फिरा कर आता है। नज़र मोहम्मद आप याद रख लीजिएगा, ये सवाल पहले भी कई बार आ चुका है और वापस एक बार रिपीट हो गया है। इस्मत चुगताई ने दोज़खी के नाम से जो खाका लिखा है वो किससे मुताल्लिक है? वो उनके भाई से मुताल्लिक है, जिनका नाम क्या था? अजीम बेग चुगताई। सवाल नंबर 46, रिपोर्टाज दक्कन सा ठार नहीं संसार में किस अदीब ने लिखा है? अब ये रिपोर्टाज वाला तो आपके टॉपिक मैंने कहीं देखा नहीं था, लेकिन इसका सही जवाब क्या है? कुरतुलैन हैदर इसका सही जवाब है। शूरसेनी प्राकृत का इलाका कौन सा है? मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों, शूरसेनी इलाका का जो एरिया है वो है मथुरा। क्या है? मथुरा, जो कि खुद दो नदियों का क्या है? संगम है। तो दो नदियों से मुराद उन्होंने लिया है दो आबा। क्या लिया है? दो आबाई ने दो नदियों का संगम। मथुरा एग्जैक्ट वर्ड नहीं दिया है, यहाँ पर मथुरा एग्जैक्ट वर्ड नहीं दिया है, घुमा फिरा के दिया है, इसलिए दो आबा इसका सही जवाब हम मानेंगे। यहाँ मैंने दो सवालों को ग्रीन किया है दोस्तों, दोनों ही सवालों को ये ग्रीन आपके लिए किया है। जदीद हिंद आरियाई ज़बानों का दौर है। आपको हर कंटेंट में, मेरे कंटेंट में, क्लासेस में सब जगह मिलेगा। जदीद हिंद आरियाई दौर का है 1000 ईस्वी के बाद का जो दौर है वो क्या कहलाएगा? जदीद हिंद आरियाई दौर कहलाएगा। सही जवाब अगर इसका है तो इन चारों में इसका कोई भी सही जवाब नहीं है। चारों ही जवाब क्या हैं? गलत हैं। चारों ही जवाब गलत हैं। 1000 के बाद जदीद दौर कहलाएगा और हाल तक, मौजूदा दौर तक जो दौर चल रहा है ये जदीद हिंद आरियाई का ही दौर कहलाएगा। जदीद दौर ही कहलाएगा। इसका मतलब चारों सवाल क्या हैं? गलत हैं। फिर भी कहीं ना कहीं हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो हम पहले वाले को बिल्कुल करीब मानते हैं, लेकिन इसका सही जवाब नहीं है। आप आराम से जाकर रेट लगाइएगा। मैं आपको इसके बारे में मेंशन कर दूंगा, कहाँ से कंटेंट लिया है, कैसे लिया है, किस तरह लिया है। आप आराम से रेट लगा सकते हैं। जहाँ पे आपको जो भी कंटेंट चाहिए, जिस तरह चाहिए, NCERT, RBC जो भी चाहिए, मैं सब चीज़ आपके सामने मेंशन कर दूंगा। ठीक है, आप किसी का एक सवाल भी कम पड़ रहा है तो बिल्कुल इस सवाल पे जाकर रेट आराम से लगा सकता है कि सही सवाल क्या है, गलत है। अगला सवाल है गुलदबी उर्दू, ग्रीन किया है, समझ लीजिएगा। किसकी तसनीफ है? सही जवाब है मुल्ला रमूजी की। सही जवाब क्या है? मुल्ला रमूजी की। आप बिल्कुल जाएं, रेट लगाएं, रेट लगाएं कि सर हमें सवाल समझ में ही नहीं आया था। अगर किसी का गलत हो गया है, अगर किसी का सवाल क्या हो गया है? गलत। देखो, जिन्होंने आंसर सही दिया है मुल्ला रमूजी, तो उनका तो सही है ही, उनको नंबर मिलने हैं, हर हाल में मिलने हैं। और कोई ऐसा बच्चा है कि नहीं सर मेरे तो एक दो नंबर कम पड़ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो बिल्कुल जाए इस सवाल पे जाकर रेट लगा दीजिए। गुलदबी उर्दू नहीं होता, क्या होता है? गुलाबी उर्दू। क्या होता है? गुलाबी उर्दू। सर हम तो समझे ही नहीं, वर्ड गलत था। बिल्कुल रेट लगाइए, 100% आपको उसका बोनस अंक मिलेगा 100% मिलेगा। ठीक है, गुलदबी उर्दू नहीं होता, गुलाबी उर्दू सही वर्ड होता है, जो कि मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। और गुलाबी उर्दू भी है तो उसका सही जवाब क्या होगा? मुल्ला रमूजी होगा। सवाल नंबर 50, हाफिज महमूद शेरानी ने पंजाब को उर्दू की जाए पैदाइश करार दिया है। जाहिर सी बात है, पंजाब में उर्दू, इसका सही जवाब बिल्कुल सीधा सीधा सा इसका जवाब है। नवाहे दहली की बोलियां उर्दू का असल मंबा और सरचश्मा है, और हजरत दहली इसका सही मौलूद मंशा है। किसने कहा था?
प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने कहा था। आतिश बुलंद दिल की ना थी वरना ए कलीम, यकशोला बर के खिरमने सद कोह तूर था। मीर के शेर में कलीम से मुराद क्या है दोस्तों? करीम से मुराद है यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने कलीमुल्लाह का लक़ब अता किया है। और जब मैंने तशरीह पढ़ की थी गज़ल की एक उस टाइम मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर कलीमुल्लाह जब लक़ब इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात की जाती है। अगला सवाल है, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, सीधा सीधा सवाल। उर्दू के नज़रियात से सीधे सीधे सवाल आए, बिल्कुल सीधे सीधे। एक एक लाइन में मैंने लास्ट में हेडलाइन करके बताया था, बिल्कुल रेड बॉक्स बनाकर कि देखो बिल्कुल सीधा सीधा एक लाइन में याद करें ना किससे निकली है। एज इट इज़ वैसे कोई सवाल आएंगे और वैसे ही सवाल सीधे सीधे बनकर आए हैं। उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, किसने बनाया है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये कॉल है। अगला सवाल है दोस्तों, इन लबों ने ना की मसीहाई, हमने सौ सौ तरह से सर देखा। इस शेर में मसीहाई से मुराद है, क्या मुराद है? सही जवाब होता है तो चारागरी। क्या होता है? चारागरी। चारागरी वर्ड का मीनिंग होता है उपचार करना। ऐसा क्यों है, कैसा है, समझिए इस बात को। मसीहाई से मुराद है मसीहा बनना, और मसीहाई से मुराद लिया जाता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बात की जाती है। उनके हाथों में अल्लाह ने ऐसी करामात, ऐसी कुव्वत दी थी उनको, ऐसी कुव्वत से नवाजा था उनको कि उनके हाथों में शिफा थी। उनके हाथों में शिफा थी, जिस कोड पे हाथ फेर दिया करते थे उसकी बीमारी वो तकलीफ से दूर हो जाता था, उसकी परेशानियां और बीमारी क्या उसकी दूर हो जाती थी। तो मसीहाई से मतलब है किसी का उपचार करना, किसी का उपचार करना। एक लफ्ज़ होता है चारागरी। क्या होता है? चारागरी। चारागरी का मतलब होता है उपचार करना, किसी का इलाज करना, दवा दारू करना, ये इसका असली लफ्ज़ होता है। तो सही लफ्ज़ क्या है दोस्तों? चारागरी लफ्ज़ है। यहाँ लिख दिया जारागरी। क्या लिख दिया? जारागरी। जारागरी कोई वर्ड नहीं होता। जाइए आराम से रेट लगा दीजिए, आराम से नंबर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। चारागरी हम समझें सर, जारागरी हम वर्ड जानते नहीं है। आपने गलत लिखा, हमारी गलती नहीं है। आराम से 2 नंबर आपको इसके भी मिल जाएंगे। सोजो गुदाज का शायर किसे कहा जाता है? सोजो गुदाज दर्द वाला शायर किसे कहा जाता है? मीर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मीर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में दर्द और गम के सिवा कुछ भी ज़िंदगी में नहीं था। सवाल नंबर 56, अज़ल से दुश्मनी ताऊस उमार आपस में रखते हैं, दिले पुरदाग क्यों कर इश्क है इश्क उस जुल्फ पैंचा का। नासिक के दर्ज वाला शेर में मार के मानी है। जब मैराथन क्लास लगाई थी उसमें सवाल सीधे सीधे आया था। ताऊस और मार मैंने बताया था, ठीक है, कि ताऊस यानी क्या होता है? मोर होता है। मार यानी क्या होता है? सांप की सांप को मारा जाता है, सांप क्या है? मार है। वाए नादानी के वक्त मर्ग ये साबित हुआ, ख्वाब था जो कुछ के देखा जो सुना अफसाना था। इस शेर का मरकजी मौजू क्या है? मरकजी मौजू क्या है? सही जवाब इसका दुनिया की बेसबाती। दुनिया की बेसबाती इसका सही मौजू है। यानी जो कुछ इंसान ने दुनिया में देखा है सब कुछ क्या है? फालतू है, बेवजह है। दुनिया की बेसबाती इसका सही जानवर है, सही जवाब है। तुझसे किस्मत में मेरी सूरत कुफले अबजद था लिखा, बात के बनते ही जुदा हो जाना। गालिब के शेर में कुफले अबजद का मफहूम क्या है? जब मैंने शेर की तशरीह कराई थी, है ना, जब गालिब की इस गज़ल का जब तशरीह कराई थी मैंने बताया था कुफले अबजद का मीन होता है एक लॉक डाला जिसको नंबरिंग से सेट होता हो, जो नंबरिंग से सेट होता हो, आज के ज़माने का टेक्नोलॉजी डाला, उसको कुफले अबजद कहा जाता है। तो सही जवाब क्या है इसका? हरूफ की तरतीब से खुलने और बंद होने वाला ताला। आप कुफल से समझ सकते हैं ताला, और अबजद अली बे जीम दाल इससे समझ सकते हैं अबजद से मतलब हरूफ तहजी से इसका ताल्लुक है। आप एक इसका सही जवाब कर सकते थे इजीली। सरफा है ज़ब्ते आह में मेरा वगरना में, मिर्ज़ा गालिब के मंदरजा वाला मिसरे का मिसरा सानी कौन सा होगा? तौमा हूँ एक ही नफ्से जा गुदाज का। तौमा हूँ एक ही नफ्से जा गुदाज का। अब ये चीज़ें आपको याद कैसी रहेगी? मैंने जब मैराथन क्लास लगाई थी तो मैंने आपको समझाया था कि देखो गज़ल की सबसे अच्छी बात यह है कि गज़ल के हर शेर में एक मुकम्मल बात होती है। गज़ल के शेर में क्या होती है? मुकम्मल बात होती है। जब तक एक शेर से दूसरा शेर कनेक्ट होकर पूरी बात बयान नहीं कर देगा तब तक हम पहले को दूसरे से और दूसरे को पहले से जोड़ नहीं पाएंगे। हम एक लाइन पढ़ेंगे और दूसरी लाइन को पढ़ के देखेंगे कि इससे किस तरह कनेक्ट हो पा रही है। ज़ाहिर सी बात है जब तक वो बात कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम उसका वो जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। इसीलिए मेरे से सबसे ज़्यादा बच्चों ने शिकायत की थी, सर आप गज़ल की तशरीह के घंटे कराते हैं, गज़ल को बहुत ज़्यादा डीपली समझाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है।
समझाने का मकसद ये था कि अगर आप एक एक लाइन भी अगर आपको मिले, कहीं से भी एक लाइन पूछ ली जाए, तो आप उसका मतलब जानते हो, ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट करके, याद करके नहीं बल्कि कनेक्ट करके उन चीज़ों को सोच समझ कर आप उनका जवाब दे सकें। हर चीज़ को याद करके रट कर याद नहीं किया जा सकता। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मोमिन के इस शेर के मुतालिक के शायर ने कहा था कि अगर मोमिन मुझे अपना ये शेर दे दें तो उनको अपना पूरा दीवान देने को मैं तैयार हूँ। ये बात कही थी गालिब ने। किसने कही थी? गालिब ने मोमिन के लिए कही थी। मैराथन क्लास में सवाल मैंने डाला था एज इट इज़। सवाल नंबर 61, तकल्लुफ क्या जो खोई जान शीरी फोड़ कर सर को, जो गैरत थी तो फिर खुसरो से होता कोहकन बिगड़ा। कोहकन किसे कहते हैं? फरहाद को कहते हैं। तशरीह के दौरान बताया था और मैंने अभी मैराथन वाली क्लास में भी इस शेर इस्तेमाल किया है। तो जहाँ पर कोहकन की बात की जाती है, कोहकन से मुराद क्या है? फरहाद। और शीरी फरहाद की दास्तान, जो पुरानी दास्तान वाक़े के बारे में कहा जाता है, तो वहाँ पर क्या होती है? सनत तलमी होती है। यहाँ पर अलग सिफ़त लिखा है, सिफ़त तजनीस, सिफ़त तजाद। सिफ़त नहीं होती, सनत तजनीस होती है। क्या होती है? सनत तलमी होती है, सनत तजाद होता है। यहाँ पर कहा तो सनत तलमी। गलत हो गया है, लगा लीजिए जाकर। तेरी महफिल से उठा था गैर मुझको क्या मजाल, देखता था मैं कि तूने भी इशारा कर दिया। हशरत मोहानी की इस शेर में गैर से मुराद क्या है? आशिक और माशूक तो वो दोनों हैं, तो वो दोनों तो होंगे नहीं, तो क्या बचा? या तो शरीक महफिल या रकीब। लेकिन बात यहाँ पे किसकी की जा रही है? रकीब की जा रही है, दुश्मन की बात की जा रही है, ना कि शरीक महफिल की। उधर मुँह फेर कर क्या ज़िबा करते हो, इधर देखो, मेरी गर्दन पे खंजर की रवानी देखते जाओ। ये शेर किस शायर का है? ये शेर है फ़ानी बदायूनी का। किसका है? फ़ानी बदायूनी का। आप देखते जाओ, फ़ानी की देखते जाओ। लास्ट में उन्होंने ब्लू पेपर दिया था, एक मैंने कहा था इसको ढंग से पढ़ के चले जाना। ये ब्लू पेपर में इस तरह के सवाल सेट किए गए हैं कि अगर ढंग से इसको याद कर लोगे तो आप काफ़ी सारे सवाल इसी से रिलेटेड आराम से कर पाओगे। मैं क्लास के दौरान आपको एग्ज़ाम पेपर सॉल्यूशन के लास्ट में आपको उन चीज़ों को वापस दोहराऊंगा, ताकि उन चीज़ों को आप देख के समझ सकें। ठीक है। सवाल नंबर 64, हुस्न बेपरवाह को खुदबीन खुदारा कर दिया, क्या किया कि मैंने इजहार तमन्ना कर दिया। मंदजा वाला शेर में हुस्न बेपरवाह को खुदबीन खुदारा करने का होने का सबब किसे करार दिया है? अब खुदबीन खुदारा क्या क्या चीज़ है? जब तक मैंने क्या कहा, आप गज़ल के वर्ड सुनोगे नहीं, जब तक उनका मीनिंग नहीं आएगा, जब तक अल्फाज का मानी नहीं निकाल पाएंगे, तब तक आपको चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होगी। ये कहता है हुस्न बेपरवाह, एक हुस्न था जो बेपरवाह था, जिसको अपने हुस्न की फ़िक्र नहीं थी, उसने खुद को खुदबीन कर लिया। खुदबीन कहते हैं गुरूर करने को, खुदबीन कहते हैं गुरूर करने को, घमंड कर तकब्बुर करने को। खुद आरा कहते हैं सजाना संवारना, कि मेरा जो महबूब है उसके पास जो हुस्न है, उससे अपने हुस्न की परवाह ही नहीं थी। फिर क्या हुआ? उससे अपने हुस्न पे घमंड होने लगा, उसने अपने आप को सजाने संवारने के लायक बना लिया। क्योंकि क्या किया? मुझसे क्या गलती हो गई थी कि मैंने इजहार तमन्ना कर दिया, मैंने इजहार कर दिया अपनी मोहब्बत का। इस वजह से उसे पता लगा अच्छा मैं इतना खूबसूरत हूँ कि मुझसे कोई मोहब्बत कर सकता है, तो उसने अपने आप को सजाना संवारना और अपने हुस्न पे घमंड करना, एटीट्यूड में रहना स्टार्ट कर दिया। तो एटीट्यूड में रहने की वजह क्या थी? क्योंकि मैंने इजहार तमन्ना कर दिया था, इसलिए। ये इसका क्या है? सही जवाब है। होने लगा हूँ खुद से करी ऐ शबे अलम, मैं पा रहा हूँ हिज्र में कुछ अपनी आहटें। तो रटाया था आहटें, सनसनाहटें, गुनगुनाहटें, मनमनाहटें, झंझनाहटें, जो भी आहटें वाले जो लफ्ज़ हैं सारे किसके हैं दोस्तों? फिराक गोरखपुरी के हैं। सवाल नंबर 66, हाल ही की नज़्म मुसद्दस मद्दो जज़रुस्सलाम को अपनी निजात का जरिया समझते हैं। खाली जगह को सही मुतबादिल से पुर कीजिए। किसने माना था? सर सैयद ने माना था। खुदा के पास जाऊंगा तो क्या कहूँगा, मैं क्या लाया हूँ? हाल ही से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ और यही मेरे निजात का जरिया बनेगा। जमात की इज्जत में है सबकी इज्जत, जमात की जिल्लत में है सबकी जिल्लत, रही है ना हरगिज रहेगी सलामत, ना शख्सी बुजुर्गी ना शख्सी हुकूमत। तो बताइए किस चीज़ पर फोकस किया गया है? फोकस किया गया है जमात में। किस में किया है? जमात में। यानी इज्तिमाइयत अगर रहेगी, अगर लोग सामूहिक रूप से एक दूसरे का साथ देंगे तो क्या होगा? लोग शख्सी बुजुर्गी हासिल करेंगे, लोगों की हुकूमत बाकी रहेगी। और अगर इज्तिमाइयत टूट जाएगी, लोगों में सामूहिकता का भाव टूट जाएगा, एक दूसरे की मदद का भाव टूट जाएगा,
तो ना तो लोग सलामत रह पाएंगे, ना लोग शख्सी बुजुर्गी रह पाएगी, ना हुकूमत रह पाएगी, हर तरह से इंतशार पाया जाएगा। इन सब की वजह क्या है? लोगों में इज्तिमाइयत की अगर कमी पाई जाएगी। इसलिए इसका सही जवाब क्या है? इज्तिमाइयत की अहमियत इस शेर में बयान की गई है। मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान वो एक एक नान पर, हर आन टूट पड़ता है रोटी के खान पर, जिस तरह कुत्ते टूटते हैं उस्तख्वान पर, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। मुफलिस नज़्म सीधा सीधा पूछ सकता था कि मुफलिस नज़्म की हैयत क्या है, कौन सी हैयत में लिखी है। मैंने ब्लू प्रिंट में बताया था आपको कौन सी हैयत में है। आप सीधे सीधे बता सकते थे मुखम्मस। इनने फिर भी 4-5 मिसरे दिए ताकि आप याद कर ले, ऐसा नहीं भूल गए हो तो इसको पढ़ के आप समझ जाएंगे 5 मिसरे हैं, मुखम्मस कहा जाएगा। है वही साज़े कोहन मगरिब का जमहूरी निज़ाम, जिसके पर्दों में नहीं उमराज नवाए कैसरी। इकबाल इस शेर में किस पर तनकीद कर रहे हैं? सही जवाब है इसका जमहूरी निज़ाम पर। किसे कर रहे हैं? जमहूरी निज़ाम पर। साज़े कोहन नहीं होगा और शाही निज़ाम नहीं होगा, इन दोनों को आप बिल्कुल ब्लैक कर सकते हैं। अगर कहीं डाउट भी होगा तो आपको इस तरह के निज़ाम पर हो सकता है, लेकिन सही जवाब इसका जमहूरी निज़ाम ही है। क्यों है मैं इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा लास्ट में इस चीज़ को मेंशन करके। ज़ेर लब अर्ज़ो समा में बाहमी गुफ्तो नशूद, मशअले गर्दों के बुझ जाने से एक हल्का सा दूध जोश के। इस शेर में मशअले गर्दू का मतलब क्या है? मशअले गर्दू मतलब है सूरज। क्या है? सूरज। शमा तो नहीं होगा, चांद भी मान सकते हैं, सूरज मान सकते हैं, आसमान के सितारा भी मान सकते हैं आप किसी तरह घुमा फिरा कर। लेकिन जब मैंने शेर की तशरीह करी है पूरी, तो तशरीह में इसका अकॉर्डिंग मैंने सूरज ही वर्ड आपको बताया था और यही चीज़ मैंने आपके सामने मेंशन की। अगला सवाल नंबर 71। मुज़ारे फ़ैल की वो हालत है जिससे डैश की कैफियत ज़ाहिर होती है। मुज़ारे में आपको समझाया था मुज़ारे में कौन सी कैफियत ज़ाहिर होती है? जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों ही ज़ाहिर होते हैं। अगर मैं ग्रामर के सवालों को मैं ये लेकर बैठूँ कि देखो मैं क्वेश्चन वहाँ डाला था, मैंने ऐसे डाला था, मैंने क्विज डाली थी, मैंने कंटेंट डाला था, तो ग्रामर इतनी कॉमन चीज़ है दोस्तों कि ना सिर्फ मेरे कंटेंट में, ना सिर्फ मेरे वीडियोस में, बल्कि मेरे अलावा जितने भी और भी मेरे साथी हैं और भी 2 दोस्त हैं और भी जो भाई लोग हैं जिन्होंने उर्दू को आगे बढ़ाने में, उर्दू की खिदमत में अपना बहुत कीमती वक्त सर्व किया है, उन सभी ने एक कॉमन ग्रामर पढ़ाई होगी। ग्रामर कभी चेंज नहीं होती है। आपके पास जो गाइड्स वगैरह हैं, आपकी किताबें हैं, आपके जो कंटेंट आपने पढ़ा होगा, जाहिर सी बात है ग्रामर सब में कॉमन होगी। इसके लिए मैं आपसे कोई बहस नहीं करूँगा कि ग्रामर के सवाल मेरे कॉन्टेंट से आए हैं, ग्रामर मैंने पढ़ाई है, ऐसा कुछ नहीं। ग्रामर सबकी बिल्कुल क्या है? सेम है। अगर इश्यू रहेगा आपको तो कहाँ रहेगा? कुछ अदबी सवालों पे आपको कन्फ्यूजन रहेगा और वे मैं आपके ज़रूर क्लियर करूँगा 101% आज की ही इस क्लास में। सवाल नंबर 72 है, वो लाया जाता है किस ज़माने को जाहिर करता है? तो दोस्तों यह है हाल मजहूल। लाया जाता है यानी करंटली की बात की जा रही है, गुज़िश्ता की नहीं। क्या लाया जाता है? वो लाया जाता, वो क्या चीज़ है? वो सामने नहीं, इसलिए क्या है? मजहूल है। सामने हो जाता तो क्या हो जाता? मारूफ हो जाता। सवाल नंबर 73। हामिद ने ख़त पढ़ा जुमले में कौन सा फ़ैल इस्तेमाल हुआ है? सही जवाब है तो फ़ैल मुतअद्दी। इसमें हामिद भी है, ख़त भी है और पढ़ा भी है, यानी फ़ैल फ़ाइल मफ़ूल तीनों शामिल किए गए हैं। सवाल नंबर 74। ज़ेल में से कौन सा लफ्ज़ ख़ारिजी इश्तिक़ाक़ की मिसाल है? तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग इसका सही जवाब तालीम होना चाहिए। हो सकता है कुछ और लोग इसका कुछ और जवाब दे रहे होंगे, तो मैं इसको पूरा कंफर्म नहीं कहूँगा। ठीक है, ख़ारिजी इश्तिक़ाक़ वाला सवाल किसी को भी कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन मैं कुछ अकॉर्डिंगली बता सकता हूँ कि ख़ारिजी इश्तिक़ाक़ का मतलब क्या है। इश्तिक़ाक़ का मतलब है शक करना। शक मतलब काटना, टुकड़े करना। मैंने देखा है 100 गवार से कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं बनता है, तज़किरा से कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं बनता है, क़बूल से दूसरा लफ्ज़ नहीं बनता है। ये अपना में एक मुकम्मल लफ्ज़ होते हैं और इनसे घुमा फिरा कोई सवाल कोई बनता होगा, लफ्ज़ बनता होगा। तालीम के लिए एक लफ्ज़ होता है इल्म। इल्म से तालीम बनता है, मुतअल्लिम बनता है, मुअल्लिम बनता है। ठीक है, मुतअल्लिमीन बन जाता है।
तो इल्म से बहुत सारे लफ्ज़ आगे शक होते तो बनते बनते जाते हैं। उसी इल्म के शक में एक लफ्ज़ बनता है तालीम। क्या बनता है? तालीम। इसलिए जहाँ पर टूट के शब्द बनते हैं, मज़दर से लफ्ज़ बन जाते हैं आगे से आगे, उसे इश्तिकाक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इश्तिकाक कहते हैं। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग इसका जवाब खारिजी इश्तिकाक होना चाहिए। आगे आप कंफर्म कर सकते हैं। अब तक सवाल सर ने कितने छोड़े हैं? एक छोड़े हैं। एक सवाल आप मेरे नाम से और लगा दीजिएगा 74 कि सर ने इसका भी आंसर क्लियर नहीं किया है। सवाल नंबर 75, मंदरजा झेल में कौन सा लफ्ज़ मुरक्कब है? मुरक्कब कहते हैं दो लफ्ज़ों से बनने वाले लफ्ज़ को। दिलावर। सही जवाब क्या है? दिल प्लस आवर, दिलावर। ठीक है। सवाल नंबर 76, आप सभी को बता दिया होगा सभी क्लासेस में, सभी जगह से, कि इस सवाल कैसा है? बोनस वाला है। परदेश से ऐसे आए और चले गए। ये पूरी बात किसके लिए की गई है? पूरी बात की गई है शेख पीरू के लिए। शेख पीरू के लिए। शेख पीरू चारों में ऑप्शन है ही नहीं। जब चारों ही ऑप्शन गलत हों तो क्या होगा? वो बोनस। क्या होगा? बोनस होगा। सही जवाब इसका शेख पीरू है। सवाल नंबर 77, लोहार, सुनार, पुजारी और खिलाड़ी, ये सभी क्या है? ये सभी इसमें फाइल है। इसमें फाइल। लोहार लोहे का काम करने वाला, सुनार सोने का काम करने वाला, पुजारी पूजा का काम करने वाला, खिलाड़ी खेल खेलने वाला। काम करने वाले को फाइल कहते हैं। काम करने वाले को फाइल कहते हैं और उस नाम से जो मंसूब किया जाता है उसे इसमें फाइल कहा जाता है। उर्दू के अक्सर उस्माए मुजर्रद फ़ैल से भी मुश्तक होते हैं। मुजर्रद कहते हैं अकेला, वाहिद। उन्हें इस्तिलाह में कहा जाता है, इसे कहा जाता है हासिल मस्दर। क्या कहा जाता है? हासिल मस्दर कहा जाता है। गुलाम का मुअन्नस है। गुलाम का मुअन्नस लौंडी भी होता है और बांदी भी होता है, इसलिए सही जवाब क्या होगा इसका? बांदी। तज़किर व तानीस समाई के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन रह सकती है, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ। तज़किर व तानीस के जो कानून है कैसे बने हैं? समाई कानून। समाई कहते हैं समाअत से। समाअत बना है सुनने से। समाअत मतलब होता है सुनना, यानी ऐसे कानून जो सुने सुनाए बनाए गए हों। इसका मतलब दूसरी लाइन में लिखा भी है वर्ड हिंट के तौर पर, बुजुर्गों अहले इल्म की ज़बान से मुज़क्कर मुअन्नस के तौर पर सुना हुआ हो। जो सुना हुआ है वही समाई होता है। वो क्या होता है? समाई होता है। आपको शायद किसी गाइड में मिला हो ना मिला हो, लेकिन कंटेंट में मैंने मेंशन किया है। तज़किर तानीस के जो कानून होते हैं दो होते हैं, समाई और क़यासी। समाई और क़यासी, और दोनों के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सवाल नंबर 81, अक़साम की वाहिद है किस्म। क्या है? किस्म। ये भी मैंने कंटेंट में दिया है। झेल में कौन सी जमा फ़ारसी कायदे के मुताबिक बनाई गई है? वो है हज़ारहा, गुलहा, दिलहा। आगे हा लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। किसमें? फ़ारसी में। उसने कपड़े बदले, इस जुमले में ने किसकी अलामत है? ने अलामत है अलामत फ़ाइली की। हालत फ़ाइली की हालत है, काम करने वाले की। सवाल नंबर 84, झेल में तुरी हालत की मुख्तलिफ किस्में और मुकाबिल उनकी मिसालें दी गई है। आइए पहचान के देख लीजिए। पहला है जमा। क्या है? जमा। जमा से मुराद है ज़माने से, टाइमिंग से। तो दूसरा जो है मैं चार दिन में आ जाऊंगा। तो ए का ऑप्शन बैठता है 2 करेक्ट। ए का बैठता है 2 करेक्ट, इसलिए आप एक से ही बना सकते हैं, एक से ही मान सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा? 2। क्या होगा? 2 होगा। मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन क्यों नहीं करूँगा, उसके पीछे 2 वजह हैं। क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन कर भी देता हूँ तो कल वापस इंग्लिश का पेपर नहीं है कि आप आज चीज़ को सुन लिया है और कल जाकर आप याद कर लेंगे। याद करने का सेंस भी नहीं है। जितना सुनना था समझना था, अपने एग्जाम के पहले सुनना और समझना था। एग्जाम के बाद सुनने और समझने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। सुनना समझना है तो सिर्फ उन सवालों में जिनमें आपको कोई क्यूरी ज़्यादा रह सकती है। बाकी इन सवालों में जो डायरेक्टली आंसर है, मेरे हिसाब से इनको समझाना, इनको दुरुस्त करना मेरे हिसाब से कोई सही उचित नहीं है। आपका फालतू टाइम ज़ाया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मंदरजा झेल में से कौन सा जुमला हालत इजाफी की मिसाल है? इजाफी का मतलब होता है दोस्तों, इजाफी बना, इजाफी से मुराद होता है इजाफत और मुजाफ, यानी एक चीज़ का दूसरी चीज़ से ताल्लुक़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ताल्लुक़ होना चाहिए, कुछ बाउंडेशन होनी चाहिए, जिसके लिए का, की, के लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। हामिद का शर्ट, घर का सामान, यानी किसी चीज़ का एक चीज़ से काम कॉन्टेक्ट होना चाहिए। मुझे का, की, के चारों ही जुमले में नज़र नहीं आए, इसलिए मेरे हिसाब से तो सवाल मैं इसको गलत मानूंगा, पर मैं इसको कुछ कह नहीं सकता। किसी ने मैं घर से आया, किसी ने ये माना है। नीचे के दो तो नहीं है। कोई मैं घर से आया इसमें भी अटके हुए हैं, कोई हमें इनाम मिला इसमें अटके हुए हैं। मेरे हिसाब से हमें इनाम मिला, ये भी दुरुस्त हो सकता है 2 नंबर का। आगे आप जहाँ जाना चाहें
और RPSC जहाँ जाना चाहे वो चीज़ सही हो सकती है। मेरे अकॉर्डिंग सवाल ही कन्फ्यूजेबल है, मुझे समझ में नहीं आया। सवाल नंबर 86, अल्फाज का वो मजमुआ जिससे बात मुकम्मल हो जाए उसे क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। ना सिर्फ मैं बल्कि हर गाइड, हर किताब में आपको ये मिलेगा। मैं बार बार रिपीट इसको नहीं करूँगा कि मैंने बताया था साहब, मैंने पढ़ाया था, मैंने सिखाया था, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल कॉमन चीज़ है, किताब में लिखी है, कॉमन सी परिभाषाएं हैं, सीधी सीधी परिभाषाएं हैं। मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो भी आप कर लेंगे, नई बात तो है नहीं ना, इनके लिए मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। सवाल नंबर 87 में क्या है? झेल में मुख्तलिफ जुमले और उनके सामने जुमलों की किस्में दी गई हैं। आपको पहचानना है कौन सा जुमला कैसा है। वाया और चला गया, क्या है? और, तो ये क्या होगा? आतिफा। उसने पढ़ा ना लिखा, क्या होगा? तरदीद। एक चीज़ मानना, एक को नकारना। चूंकि तुम नहीं आए थे इसलिए मैं चला गया। इसलिए, इसका मतलब वजह बयान की। क्या की है? वजह बयान की। इसलिए, नहीं तो नहीं जाता। ये वजह क्या है? ये कहलाएगा सबबी जुमला। और जो बात मुझे नापसंद है मैं क्यों ना सुनूं, वो है वसफ़ी जुमला। क्या है? वसफ़ी जुमला। इसलिए का सही जवाब क्या है? 2। क्या है? 2। जुमले के अज्जा की निशानदही कीजिए। मुब्तदा और ख़बर, उद्देश्य और विधेय, जिसे मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। हामिद ने कहा मैं कल आऊँगा। इसमें जुमले में अलामत है, कौन सी है ये? वावीन। क्या है? वावीन कहा जाता है। कहाँ जा रहे हो? दर्ज वाला जुमले के आखिर में कौन सी अलामत लगाई जाएगी? सही जवाब है क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान लगाया जाएगा। सवाल नंबर 91, झेल में दिए गए जुमलों में जुमला फिजाइया की को पहचानिए। निदाइया फिजाइया की अलामत एक्सप्लेनेशन मार्क आसानी से समझ में आ जाती है। इबारत को सही तौर पर पढ़ने में मददगार अलामतों को क्या कहते हैं? बीच वाला और तीसरा वाला, 2 और 3 को आप बिल्कुल हटा दीजिए। अब बच गए हैं 1 और 4, जहाँ पर आप कंफ्यूज हैं। इबारत मतलब पूरा लेख। इबारत मतलब पूरा लेख। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि लफ्ज़ों को सही तरह से कैसे पढ़ा जा सकता है, जुमले को सही तरह से कैसे पढ़ा जा सकता है, वहाँ पर बात आएगी दोस्तों एराब की। किसकी आएगी? एराब की। एराब के ज़रिए हम लफ्ज़ों को सही पढ़ सकते हैं, सही प्रोनाउंस कर सकते हैं। लेकिन बात कीजिए इबारत, पूरी इबारत पढ़नी है, पूरा पेपर पढ़ना है, तो क्या चीज़ें ज़रूरी है? वहाँ पर रमूज़ औक़ाफ़ ज़रूरी है, कहाँ पर कितना रुकना है, कितना ठहरना है। हम सिर्फ एक लफ्ज़ की बात नहीं कर रहे, पूरी इबारत, पूरे पेपर की बात कर रहे हैं। सवाल नंबर 93, जनाब आली, जनाब वाला, आली मकाम जैसे अलक़ाबात को इस्तेमाल किस तरह के खतूत और दरख्वास्त में किया जाता है? सही जवाब है दरख्वास्त में। दरख्वास्त में हर चीज़ को गुजारिश तौर पर लिखा जाता है। सवाल नंबर 94, किसी स्कूल के प्रिंसिपल के नाम फीस माफ़ी की दरख्वास्त की सही तरतीब क्या होगी? अलकाब, ओहदा, उन्वान, आदाब, नफ्स मज़मून, इख्तिताम। ये इसका सही पैटर्न होगा। और मैंने ये चीज़ आपको बिल्कुल फ़ोटो बनाकर, एक एप्लीकेशन लिख कर, बढ़िया फ़ोटो बनाकर, साइड में हेडिंग लगा कर समझाया था कि देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा क्या क्या स्टेप रहते हैं, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिएगा। आप दाएं बाएं में कंफ्यूज थे और मैंने कहा था फोकट दिमाग नहीं लगाएं, सिर्फ इसी पे कॉन्सेप्ट रखें कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा क्या आएगा। सवाल नंबर 95, वो मजमून जिसमें किसी वाक़या, कहानी, तफरीह या सफ़र के हालात वगैरह बयान किए जाएँ कहलाता है हिकाइया मजमून। क्या कहलाता है? हिकाइया मजमून। और ये चीज़ मैंने सफ़र वगैरह सब, रेल का सफ़र वगैरह सब लिखा था। अच्छा मजमून लिखने के लिए मजमून निगार को ख्याल रखना चाहिए। अब मजमून लिखने के लिए क्या क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये शायद ही आपको कहीं मिलेगा, पर मैंने अपने कंटेंट में बात दी थी, मेंशन की थी, क्लास में मैंने आपको बताया था। अच्छा मजमून लिखने के लिए हर मतलब को मुख्तसर से मुख्तसर अल्फाज में अदा किया जाए। जो बात अपने क़ारीन को आप समझाना चाहते हैं, पढ़वाना चाहते हैं, जो चीज़ उनको, जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, वो कम से कम लफ्ज़ों में साफ़ सुथरा और स्पष्ट, शॉर्ट एंड स्वीट जिसे कहा जाता है, वो तरीका होना चाहिए। मजमून को ज़्यादा से ज़्यादा तवील किया जाए, बिल्कुल नहीं। बहुत लंबा चौड़ा मजमून इंसान को बोझिल बना देता है। अदम मालूमात के बावजूद मजमून लिखा जाए। अदम मतलब होता है नहीं, अदम मतलब होता है नहीं या गैर मौजूद। इंसान को मालूमात ही नहीं है फिर भी मजमून लिखना चाहिए, गलत बात है। किसी लफ्ज़ को मजमून में बार बार दोहराया जाए, कहीं से भी मुनासिब नहीं है। सही जवाब क्या होगा? 1 होगा। सवाल नंबर 97, बहुत छोटा था और आसानी से घुमाने की कोशिश की थी पर ज़्यादा घुमा नहीं पाए, बिल्कुल आसानी से उसका जवाब आप दे के आए होंगे। अहले खाना और दोस्त अहबाब को लिखे गए खतूत का सही ज़ुमरा कौन सा है? अहले खाना यार दोस्तों को, मिलने वालों को खत कौन से लिखे जाते हैं? निजी खत लिखे जाते हैं, तहनीती खत, मुबारकबादी खत लिखे जाते हैं, सरकारी खत नहीं लिखे जाते। इसलिए पहला और दूसरा सही है, इसलिए का सही जवाब क्या होगा? तीसरा। सिर्फ 1 और 2 सही है। तीसरा सरकारी खत रिश्तेदारों को, घर वालों को नहीं लिखे जाते हैं।
जिसके नाम खत लिखा जाए उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मकतूब इलैह। लिखने वाले को कहते हैं कातिब। क्या कहते हैं? कातिब। और ख़त को कहते हैं मकतूब। क्या कहते हैं? मकतूब। तहनीती ख़त किसे कहते हैं? जिसमें किसी को मुबारकबाद दी जाए, क्या कहलाते हैं? तहनीती ख़त कहलाते हैं। और जिसमें दुख दर्द हो, जिसमें शोक हो, जहाँ पर किसी के दुख में आप सहारा बनने वाले हैं, किसी की तसल्ली देने वाले हैं, ऐसे खतूत में को क्या कहा जाता है? ताज़ियती ख़त कहा जाता है। हम मानी अल्फाज को कहते हैं मुतरादिफ। क्या कहते हैं? मुतरादिफ। इन चीज़ों को मैं नहीं बताऊंगा आपको एक एक, ठीक है, कि मैंने कराया। सवाल नंबर 101 सही जवाब से पहले भी जान लें, ग्रीन किया इसका मतलब क्या है? बोनस वाला है। क्या है? बोनस वाला है। इकबाल की नज़्म खजर राह 5 मुख्तलिफ नज़मों का मजमुआ है। 5 कौन सी नज़में हैं? सही मिसरे की निशानदेही कीजिए। जब मैंने आपको ब्लू पेपर बना के दिया था, मैंने 5 के नाम तो नहीं लिखे थे, लेकिन मैंने बताया था कि इकबाल की नज़्म खजर राह है 5 बंद पर शामिल है। और जो मैंने मेन नोट्स प्रोवाइड किए थे उसमें मैंने 5 के नाम मैंने बताए थे कि 5 नाम आपको याद रखने हैं। इन 5 के ज़रिए ही, इन 5 को मेंशन करके ही इस नज़्म को आगे लिखा गया है, जिसमें पहला है शायर, दूसरा सहरा नवर्दी, तीसरा सल्तनत, चौथा सरमाया और मेहनत, और 5वां है दुनिया इस्लाम। तो क्या है? पहला इसका सही जवाब है और यही ऑथेंटिक है। अब आती है बात कि ज़्यादातर बच्चों का सवाल गलत हुआ होगा, तो आपके लिए खुशखबरी क्या है? इन्होंने दुनिया इस्लाम की जगह दाल हटाकर नया इस्लाम कर दिया। क्या कर दिया? नया इस्लाम। आप कहें सर हमें नया इस्लाम पता ही नहीं था, हमें लगा गलत होगा, इसलिए हमने इसको गलत कर दिया, हमने इसको आंसर नहीं लिखा। अब ये हमारी गलती किसकी वजह से हुई? आरपीएससी की वजह से हुई। उन्होंने दुनिया इस्लाम को नया इस्लाम कर दिया है। लफ्ज़ क्या था? दुनिया इस्लाम। तो हमारा गलत हो गया। तो आप जाइए इस पर जाकर रेट लगा लीजिए, अपने सवाल को सही करवा लीजिए। शायद 300 रुपये लगेंगे एक रेट के और 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सही जवाब इसका 1 है, लेकिन करेक्शन हो गया इसमें, दुनिया इस्लाम को नया इस्लाम कर दिया, इसलिए आपको इसमें रेट लगाई जा सकती है। कहीं कन्फ्यूजन आए कॉल में तो मुझे मत कीजिएगा, लेकिन मुझे कमेंट कर दीजिएगा यूट्यूब पर, तो ताकि मैं आपकी वापस क्यूरी को दूर कर सकूं। सफ़रमंदों के आगे रिस्क की तहसील की खातिर कभी अपना ही नगमा उनका कहकर मुस्कुराना है। वो खामा सोज़ शब बेदारियों का जो नतीजा हो उसे एक खोटे सिक्के की तरह सबको दिखाना है। कभी जो सोचता हूँ अपने बारे में तो कहता हूँ कि तो एक आबला है जिसको आखिर फूट जाना है। ये शायरी जुज़ किस नज़्म से माखूज़ है? आसान है, एक लड़का का क्या है? ये शायरी जुज़ है जहाँ पर वो अपने गीतों को, अपने लिखे तरानों को लोगों को बेच दिया करते हैं अपनी गुर्बत की वजह से। कौमी तरक्की मजमूई शख्सी ईमानदारी का है। कौमी तरक्की मजमुआ है शख्सी ईमानदारी का, शख्सी हमदर्दी का। ये कॉल किस सबक से लिया गया है? अपनी मदद आपसे लिया गया है। इल्म से अमल नहीं जाता, और ये पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ लिया होगा, पढ़ के मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँ आपका। ये पैराग्राफ कहा है दोस्तों, अपनी मदद आप चैप्टर से लिया गया है, लेकिन कहा किसने? लॉर्ड बेकर ने। किसने कहा? लॉर्ड बेकर ने कहा है। सवाल नंबर 105, फालतू 2-3 घंटे क्लास बनाने का क्या सेंस है? सबक सच और झूठ का रज़्मनामा। अब सबक में सच छूट गया, इसमें सच और झूठ का रज़्मनामा में मुसन्निफ ने किसे दरोग देव ज़ात का बाप करार दिया है? सही जवाब है हमक तेरा दिमाग। हमक तेरा दिमाग, हमक नहीं था, अहमक था। सही बात, तो लफ्ज़ ये भी गलत था, अहमक था। जाओ तो लगा लो रेट एक अलिफ के लिए भी। जो कलाम इंसानी जज्बात को बरअंगेख्ता करे और उनको तहरीक में लाए वो शेर है। ये जुमला किस सबक से लिया गया है? मैंने मैराथन क्लास में ये वर्ड आपको मैंने अलग से मेंशन किया था, लिखा था, मैंने कहा बरअंगेख्ता वर्ड है, इसको याद रखना। बरअंगेख्ता वर्ड को याद रखना, इससे घुमा फिरा कर कोई ना कोई सवाल ज़रूर बनेगा। मैंने बात रिपीट की थी, और सबक का नाम था शायरी क्या है। शायरी क्या है में वर्ड है बरअंगेख्ता, और बार बार ये रिपीट होने के मुझे पूरे इम्कान है, इससे सवाल किसी ना किसी तरह से बनेगा ज़रूर। तो मैंने सबक का नाम साथ में दिया था, यहाँ पर सबक का नाम इन्होंने अलग कर दिया, जो कि सवाल में बिल्कुल सेट बैठता है। मैराथन क्लास में मैंने सवाल बताया था। फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म सुबह आज़ादी में आज़ादी की सुबह को किस तरह की सुबह कहा गया है? शब गुज़ीदा सहर कहा गया है। क्या कहा गया है? शब गुज़ीदा सहर कहा गया है। शिबली नौमानी के नज़दीक एहसास का काम क्या है? एहसास का काम है किसी मौसर वाक़े से मुतासिर होना। सवाल नंबर 109, सबक लाहौर का जुग्राफिया के मुसन्निफ फतरस बुखारी के मुताबिक वसत एशिया के हमलावर लाहौर में किस रास्ते से आते थे? सही जवाब है दोस्तों पेशावर के रास्ते। किससे आते थे? पेशावर के रास्ते थे। अगर आपने सबक ढंग से सुना होगा तो आपको एक एक चीज़ क्या होगी? याद होगी। जो सड़क बल खाती हुई लाहौर के बाज़ारों से गुजरती है तारीख़ी इबारत से बहुत अहम है। तारीख़ एतबार से
तारीख़ एतबार से बहुत अहम है। इन सड़कों के बारे में मैंने सवाल डाला था शेरशाह सूरी वाला, एज इट इज़ कॉपी टू फॉर्मेट लिया गया है। जैसा हमने मैराथन में बताया था शेरशाह सूरी का सवाल आएगा, वैसे ही सवाल आपके सामने आया है। हवस को है निशात कार क्या क्या, न होना तो जीने का मज़ा क्या। ये शेर गालिब की शायरी सबक से लिया गया है। इसमें हाली ने निशात के मानी क्या बताए हैं। निशात का सही मानी होता है दोस्तों खुशी। क्या होता है? खुशी। अब एक है गम, सोज़ो गुदाज और कह कहा। ये सब अपने आप में एक तरह का पैरेलल चीज़ रखते हैं। तो सही चीज़ क्या है दोस्तों? उमंग। क्या है? उमंग। हवस को है निशात कार क्या क्या, हवस को है उमंग क्या क्या। सही जवाब क्या होगा इसका? उमंग होगा। मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक मौलाना हाली की आखिरी 2 तमन्नाएं लिखी थी, तमन्नाएं थी, उनमें से एक थी, क्या थी? उर्दू ज़बान में तज़किर और तानीस के उसूल मंजब्त करना। ये इनकी क्या आखिरी तमन्ना थी। 2 तमन्नाओं में से एक तमन्ना ये थी। 100% ऑथेंटिक एंड सही है। सवाल नंबर 113, सर सैयद से माकुलात अलग कर लीजिए। पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ लिया होगा, इस पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और आखिर में डैश है, पूछा गया है आज़ाद के बारे में। आज़ाद क्या है? इंशा निगार। अगर सबक के अकॉर्डिंग जाएँ, अगर आप सबक में लिखा है इंशा परदाजी, क्या है? इंशा परदाज हैं, इंशा परदाज है, नीचे लिखा इंशा निगार है, लेकिन चीज़ दोनों एक ही है, अलग नहीं है। इंशा परदाज असल में लफ्ज़ चैप्टर में लिखा है, यहाँ पर आपको इंशा निगार घुमा कर दिया गया है। आप चाहें तो समझ लें इस चीज़ को, रेट लाने हर चीज़ पर रेट लाने की जरूरत नहीं है। हमारी बस्ती में 2 अशख़ास बहुत अहम थे, एक शेख पीरू और दूसरी रशीद अहमद सिद्दीकी के मुताबिक दूसरा अहम कौन था? चहिता खातून। कौन थी? चहिता खातून थी। मौलाना की सीरत में 2 मुमताज़ खुसूसियतें थी, एक सादगी और दूसरी दर्द दिली, और ये ही शान उनके कलाम में मौलवी अब्दुल हक ने ये किस शायर और अदीब की खुसूसियात में बयान की है? अल्ताफ़ हुसैन हाली। मौलवी अब्दुल हक ने खाका लिखा है किसका? अल्ताफ़ हुसैन हाली का, और वही चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। किस तरीक़ा तदरीस की बुनियाद हुरूफ की आवाज़ के इस्तेमाल पर है? आवाज़ से क्या पढ़ाया जाता है? सौती तरीका। सौती तरीका मतलब सूती तरीका भी कहते हैं, सौती तरीका भी कहते हैं। इसका मतलब होता है आवाज़ के साथ पढ़ाना। पढ़ने सिखाने के किस तरीके में पहले हुरूफ तहजी के नाम सिखाए जाते हैं? सबसे पहले हुरूफ तहजी के नाम किस में सिखाए जाते हैं? अबजदी तरीके में। किस में सिखाते हैं? अबजदी तरीके में। पढ़ना सिखाने के किस तरीके में कुल से जुज़ की तरफ रफ्त किया जाता है? पहले कुल बता दिया जाता है, कुल का मतलब पहले पूरी बस बता दी जाती है, बाद में स्टीयरिंग सीट्स सब बाद में बताए जाते हैं। ये तरीका होता है तहलीली तरीके में। किस में होता है? तहलीली तरीके में। बहुत वजाहत के साथ इन चीज़ों को बयान किया था, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके के साथ ढंग से पढ़ा होगा तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से याद होगा। और हुरूफ तहजी तरीका की सही तरतीब क्या है? सबसे पहले हुरूफ बताए जाते हैं, अलीफ बा ता सा, फिर हुरूफ की बनावट, उनके टुकड़े मिलवा शक्लें सिखाई जाती है, फिर एराब लगाने सिखाए जाते हैं, बाद में हिज्जे करके पढ़ना सिखाया जाता है। जवाब क्या होगा? तीसरा। लिखना सिखाने के किस तरीके में पहले दायरे, नीम दायरे, ख़त मुस्तकीम और ख़त मुनहनी सिखाए जाते हैं? सही जवाब है दोस्तों उसका चौथा, पेस्टालॉजी। क्या है? पेस्टालॉजी। लेकिन यहाँ पर लिख दिया पिस्तानवी तरीका। पिस्तानवी तरीका कुछ नहीं होता। क्या होता है? पेस्टालॉजी तरीका होता है अगर आपका सवाल गलत हो रहा है, मान लो गलती से कोई मॉन्टेसरी तरीका करके आ गया गलती से, ठीक है, बातों में जल्दी में या रॉन्ग में गलती भरी गई है, तो जाइए रेट लगा लीजिए कि साहब पिस्तानवी तरीका होता ही नहीं, आपने गलत लिख दिया है, रेट लगा लो, नंबर मिल जाएंगे। और सही जवाब अगर आपने दिया है तो रहने दीजिए, पिस्तालॉजी तरीका ठीक है, ये इसका सही क्या है? जवाब है। झील में से कौन सा तरीका नफ्सियाती उसूलों के खिलाफ है? नफ्सियाती मनोवैज्ञानिक तरीके के विपरीत काम कौन करता है? उल्टा काम कौन करता है? तो मनोवैज्ञानिक तरीका ये होता है बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए और बच्चा उसमें लगा रहे, और वो काम जिसमें बच्चा उल्टा चलता हो, मनोविज्ञान का ये बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आए, वो होता है अमनोवैज्ञानिक तरीका, मनोविज्ञान के विपरीत तरीका। तो कौन सा तरीका नफ्सियाती उसूलों के खिलाफ है, विपरीत है? वह है बयानिया तरीका। क्यों है? मुबाहिसा का तरीका होता है तर्क वितर्क का तरीका, बहस व मुबाहिसा। इस्तक़राई तरीका मैंने पढ़ाया था, एक होता है इस्तखराजी तरीका, एक होता है इस्तक़राई तरीका। खराजी तरीका मतलब खराबी तरीका, कराई तरीका मतलब इस तरह कराई जाना चाहिए ऐसा तरीका, तो वो तरीका बढ़िया होता है, इसलिए इसे कराया जाना चाहिए। तो इस्तक़राई तरीका भी अच्छा है, मुबाहिसा तरीका भी अच्छा है। सवाल और जवाब का तरीका, टीचर बच्चों से सवाल करता है, बच्चे उसका जवाब देते हैं, सवाल जवाब का तरीके चलते रहते हैं, दोनों में कॉन्वर्जेशन चलती रहती है। तो टीचर
उस्ताद और तलबा दोनों सक्रिय रहते हैं, दोनों फ़आल हालत में रहते हैं, इसलिए तरीका भी बेटर है। तो सबसे विपरीत तरीका क्या है? बयानिया तरीका, कि टीचर बस बोलता रहता है और बच्चे चुपचाप सुनते रहते हैं, और बच्चे पढ़े पढ़े कई बार नींद ले लेते हैं, कई बार खोते खोते कहीं और चले जाते हैं। तो इसमें सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बयानिया तरीका, बिना किसी डाउट एंड डेपुटेशन के। तदरीस क़वाइद का तरीका, जिसमें तलबा को पहले तारीफ़ें और उसूल रटवा दिए जाते हैं। बताओ, रटवाना अच्छी चीज़ है कि ख़राब चीज़ है? रटवाना ख़राब चीज़ है। तो ख़राब का मतलब खराबी तरीका, ख़राब का मतलब खराबी तरीका। खराबी तरीका किसके कहते हैं? इस्तखराजी तरीक़ों को खराबी तरीका कहते हैं। मैंने खराजी, खराबी, खराबी, खराजी बार बार रिपीट करवाया था ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें और कहीं ना कहीं जाकर कनेक्ट कर सकें। रटवाना क्या है? खराबी का तरीका है, और खराबी तरीका खराजी तरीके को कहा जाता है। इसलिए का सही जवाब क्या होगा? इस्तखराजी तरीका होगा। मुअल्लिम तलबा को ज़ेर निगरानी मुताला करवाता है ताकि तलबा के इक्तिसाब को यकीनी बनाया जाए। ज़ेर निगरानी यानी काम तो उनको दे दिया है, काम वो कर रहे हैं, अब तलबा क्या करता है? टीचर क्या करता है? घूम घूम कर चेक करता है और उनको कोशिश करता है कि उनको उस काम में क्या किया जाए, हेल्प करे, ताकि वो काम बढ़िया कर सकें, ताकि उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है, जो पढ़ा है, उसको मजबूती से अच्छी तरीके से याद कर सके, समझ सकें। ये उनका मकसद होना चाहिए। ऑप्शन जो बाकी दिए गए हैं, तलबा को मसरूफ़ दिखा सके, टीचर का ऐसा काम कभी नहीं होता है। तलबा शरारत ना कर पाएँ, कमरा जमात में नज़्म ज़ब्त रहे, ये चीज़ कोई तरीका इख्तियार नहीं होता इनके लिए। कक्षा में अनुशासन बना रहे, इसके लिए कोई तरीका राइज नहीं है। ये टीचर की एबिलिटी होती है। ये टीचर की क्या होती है? एबिलिटी होती है। वो किसी भी तरह क्लास में अनुशासन रख सकता है। कुछ टीचर डंडे से मार पीट कर रख देते हैं, कुछ लोग थप्पड़ मार कर रखते हैं, कुछ लोग डरा धमका कर रखते हैं, कुछ लोग सिर्फ आंखों से, इशारों से क्या करते हैं? बच्चे को डरा देते हैं, तो क्लास में नज़्म रब्त रहता है। और कुछ टीचर इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं कि बच्चों से इतनी मोहब्बत से पेश आते हैं कि बच्चे खुद चाहते हैं कि वो टीचर कब आएँ, कब हम उनकी क्लास को अटेंड करें। तो क्लास में ऑटोमेटिक अनुशासन रहता है जब वो टीचर इतनी मस्ती के साथ, इतनी खुशदिली के साथ, इतनी मेहनत के साथ पढ़ाते हैं, तो बच्चे खुद ही चुपचाप बैठ के उनकी बात सुनते हैं। ये एक एबिलिटी होती है, कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, कोई तरीका नहीं होता। इसलिए सही जवाब क्या होगा? 101% ऑथेंटिक। सवाल नंबर 124, मुअल्लिम दौरान तदरीस तलबा के सामने एक मसला पेश करता है। मसला पेश करता है किसमें? मसले के तरीके में, बिना किसी प्रॉब्लम के। सवाल नंबर 125, इस्तेहसानी तफरीज़ में तलबा से क्या करवाया जाता है? शायरी की खुसूसियात लिखवाई जाती है। इस्तेहसान जो होता है दोस्तों सिर्फ शायरी में ही हुआ करता है। इस्तेहसान सिर्फ शायरी में हुआ करता है। जब मैंने आपको लेसन प्लान बनाना और लेसन प्लान के बारे में जब डिटेल दी थी, तब मैंने आपको समझाया था इस्तेहसान कहाँ काम में आता है। सवाल नंबर 126, किस तरीका तदरीस में पहले मिसालें बयान की जाती है? पहले मिसालें बयान की जाती है, बाद में उसूल कायदे से कुलिये से बाद में लिए जाते हैं। अरे पहले परिभाषा रटवा दी जाती है, किसमें? खराबी तरीके में। और बाद में, और पहले क्या किया जाता है? मिसाल दे दी जाती है, बाद में उसूल निकाले जाते हैं, वो होता है इस्तक़राई तरीका। और पहले रटा दिए जाते हैं उसूल, तो होता है खराबी तरीका, नहीं खराजी तरीका। तलबा से किए जाने वाले सवालात के जवाब से ये बयान दुरुस्त है। अगर बच्चे से सवाल किया जाए तो सवाल कैसा किया जाना चाहिए? सवालात फ़िक्र अंगेज़ हों, सवालात मुबहम हो, सवालात जांचने वाले ना हो, सवालात तरक्की में मावन ना हो। अगर तरक्की नहीं है, सवाल कोई काम के नहीं है। सवाल जांचे नहीं जा सके तो सवाल कोई काम के नहीं है। सवालात मुबहम हो, मुबहम कहते हैं अस्पष्ट, ऐसे सवाल जो बच्चों को समझ में ही नहीं आए, अस्पष्ट हो। सवाल स्पष्ट होना चाहिए, बच्चे से पूछा जाए ताकि उसका आंसर दे सके। सवालात हो फ़िक्र अंगेज़ हो, फ़िक्र अंगेज़ ऐसा सवाल जो बच्चों को फ़िक्र करने पर मजबूर कर दे, सोचने विचारने पर क्या कर दे? मजबूर करते, उसको सोचने पर, उसकी फ़िक्र को एक्टिव करने में मजबूर कर दे, ऐसे सवाल करते हैं फ़िक्र अंगेज़। इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों? एक इसका सही आंसर होगा। तख्ता स्याह पर तहरीर करते वक्त मुअल्लिम को किस ज़ाविये पर खड़े रहना चाहिए? मैंने एक MCQ क्या कहते हैं उर्दू तदरीस को लेकर 100 सवाल की क्विज़ डाली थी मैंने, और कहा था इन 100 में से पढ़ लीजिएगा। एक भी सवाल उनसे बाहर नहीं है, सारे के सारे सवाल वो वही हैं जो मैंने 100 क्विज़ में से डाले थे। इसका सही जवाब है दोस्तों 45 डिग्री। क्या है? 45 डिग्री इसका सही जवाब है। ये सवाल मैंने उसमें डाले थे सारे के सारे। और जिन लोगों ने मेरे क्विज़ ले रखे थे, आप कहीं ना कहीं कांटेक्ट कर लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा। और जिन दोस्तों ने कोर्स ले रखा था, तो बराए मेहरबानी कमेंट में बताइएगा कि उस कोर्स में से सिर्फ कितने सवाल हैं, 1 2 3 कितने सवाल हैं जो नहीं आए हैं। बाकी टोटल एज इट इज़ जो आपको कोर्स दिया गया है, उस PDF में से, उस सिलेबस में से, उन वीडियो से, उन क्विज़ से ही सारे सवाल आए हैं। तो कितने नहीं आए हैं सिर्फ ये बताना, सर 2 नहीं आए थे, 3 नहीं आए थे, बाकी सारे उसमें से ही आए हैं। किस तरीके से तलबा के बोलने और मौजू को समझने की सलाहियत फ़रोग़ पाती है? 2 बातें, एक काम है बोलने का, दूसरा है समझने का।
तलबा बोलना भी सीख जाए, समझना भी सीख जाए। ऐसा कौन सा काम होता है? ऐसा होता है सवाल और जवाब का। मसले के तरीके में क्या होता है, उनको मसला दे दिया जाता है, वो खुद बैठ के हल करते रहते हैं। बयान तरीके में टीचर बोलता रहता है, बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं। तरीका तफवीज़ में असाइनमेंट होते हैं, बच्चों को दे दिया जाता है, बच्चे खुद करते हैं। प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, खुद करते रहते हैं। बोलने का काम किसी को होता नहीं है, सिर्फ बोलने का काम होता है सवाल और जवाब में। समझना और बोलना दो कुव्वत दी गई है। पहले सवाल सुनेगा ताकि उसको समझ सके, और जवाब देने के लिए उसे बोलना पड़ेगा। दोनों ही काम कब होंगे? जब सवाल और जवाब का तरीका अपनाया जाएगा। सबसे बेस्ट इसका आंसर है सवाल नंबर 130। उस्ताद सबक के पढ़ाने से कबल तलबा की मालूमात और जहनी सतह का अंदाज़ा लगाता है। इस सवाल को कंफ्यूज किया जा सकता था, मैंने एक पतली सी लाइन लगाई है देखने के लिए। इस सवाल को कंफ्यूज किया जा सकता था, पर किया नहीं उसने, कहानी सुनाकर, तफहीमी सवालात करके, साबिका मालूमात की जांच करके, या इयादा के सवालात करके। देखिए बच्चे किस स्टेटस पे है, क्या लेवल है उनका, मुझे ये बात जाननी है, जांचनी है। तो मैं क्या करूंगा जांचने के लिए? अंदाज़ा कैसे लगाऊंगा, पता कैसे लगाऊंगा? मैं पता लगाऊंगा साबिका मालूमात की जांच करके। कैसे लगाऊंगा? साबिका मालूमात की जांच करके। जब तक मुझे ये पता नहीं लगेगा बच्चे पहले कितना जानते हैं, उसके बाद मैं उनको आगे पढ़ाऊंगा। ये कंफ्यूज कर सकते थे। तफहीमी की जगह अगर तमहीदी सवालत कर देते अगर तफहीमी की जगह तमहीदी सवालत मेंशन हो जाता तो ये सवाल तीसरा ऑप्शन गलत हो जाता, और सही जवाब क्या होता? तमहीदी सवालत। साबिका मालूमात की जांच करने के लिए क्या किया जाता है? तमहीदी सवालत किए जाते हैं। तमहीदी सवालत सही होता, लेकिन तमहीदी को तफहीमी कर दिया, और ऑप्शन में क्या डाला है? साबिका मालूमात की जांच करके ही टीचर आगे को पढ़ाने का काम करेगा। इसका सही 200% सही आंसर होगा इसका 3, साबिका मालूमात की जांच करके। वो सवालात जिनका मकसद इस बात का अंदाजा लगाना होता है। ऐसे सवाल जिनका मकसद होता है, क्या होता है? सबक की मदद से तलबा की मालूमात और तफहीम में क्या पेशरफ्त हुई है, कहलाती है, वो कहलाती तय्युन कद्र के सवालात। क्या कहलाते? तय्युन कद्र के सवालात। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। अब बच्चों ने क्या समझा है, क्या सीखा है, क्या समझा है, सारी बातों को जानने के लिए क्या करूंगा? मैं करूंगा तय्युन कद्र के सवालात। बच्चों से सब कुछ सिखाने के बाद सवालात पूछूंगा, उससे मुझे पता लगा बच्चे ने क्या क्या कुछ सीखा है। इसका सही जवाब होगा 4 तय्युन कद्र के सवालात। सवाल नंबर 132। कवायद के तदरीस के जरिए किस तालीमी अमल को फ़रोग़ देना मकसूद होता है? क्या तरीका होता है कवायद की तदरीस के दौरान? जब कवायद सिखाई जाए तो किसके जरिए तालीमी अमल को फ़रोग़ देना मकसूद होता है? ज़बान के आगाज़ और इर्तिका और वाक़ियत मुबहम पहुँचाना। वाक़ियात मुबहम कहते हैं अस्पष्ट, ऐसी चीज़ जो बच्चों को समझ में नहीं आए, ऐसी बातें सिखाना 1 नंबर बिल्कुल नहीं होगा। मजमून निगारी बिल्कुल नहीं होगा। बैतबाजी बिल्कुल नहीं होगा। बैतबाजी अंताक्षरी। सही जवाब क्या होगा इसका? ज़बान की सर्फ़ी व नहवी उमूर के बाकायदा तरबियत देना, यही इसका क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है। सवाल नंबर 133। कवायद की तदरीस का आगाज़ होता है। लफ्ज़ और रुकन इन दोनों को छोड़ दो तो क्या बचता है? जुमले और हर्फ। तो आप देखिए कवायद की तदरीस शुरू करने से पहले जब मैंने आपको क्लासेस स्टार्ट की थी, रीट वाली भी, ये वाली भी, तो मैंने कहा था दोस्तों आज हम कवायद शुरू करेंगे। तो कवायद का पहला टॉपिक पढ़ाया था। कवायद को इल्मुल लिसानियात वालों ने 5 हिस्सों में कवायद को बांटा है। इल्म हिजा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बयान, इल्म बलागत। ठीक है, इन सब के बारे में 5 भागों में अलग अलग बांट रखा है। पहला हिस्सा क्या था? पहला हिस्सा था इल्म हिजा। हिजा में सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ते हैं? हर्फ के बारे में। क्या पढ़ते हैं? हर्फ के बारे में। तो कवायद कहाँ से शुरू हो जाती है हमारी? हर्फ से ही क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। हर्फ से क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। यानी हर्फ करके ही आगे चीज़ें सिखाई जाती है। तो कवायद को जो 5 हिस्सों में बांटा गया है, कवायद शुरू कहाँ से हो जाते हैं दोस्तों? हर्फ से ही शुरू हो जाते हैं। सवाल नंबर 134। नसरी सबक की तदरीस में सबक के तारुफ, सिन्फ और मुसन्निफ के तारुफ के बाद कौन सा मरहला होता है? तलबा की बुलंद खानी, मुअल्लिम की बुलंद खानी, अग़्ज़ मानी या इयादा? देखिए सबसे पहले क्लास में गया, तमहीदी सवालात कर लिए, सवाल जवाब पूछ लिए, फिर मैं ऐलान सबक करूँगा और पार्ट का एक हल्का सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि बच्चों हम ये वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, ये इसके मुसन्निफ हैं, ये मुसन्निफ ऐसे थे वैसे थे, चलो आइए अब हम इसके आगे सवाल आगे चैप्टर को पढ़ते हैं। अब जब पढ़ाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा? मुअल्लिम की बुलंद खानी होगी, सबसे पहले टीचर पढ़ेगा, बाद में बच्चे पढ़ेंगे, सवाल आगे चलते जाएंगे। सवाल नंबर 135 गलत हो गया। नज़्म की तदरीस के वक्त मुअल्लिम को किस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? नज़्म से महजूज होने और उसकी तहसीन पर।
इसका ऑथेंटिक और प्रूवली इसका आंसर होना चाहिए, और यही इसका सही आंसर है। कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। 100% का आंसर यही होगा। तदरीस से नज़्म के दौरान, नज़्म पढ़ाई क्यों जाती है? ताकि बच्चा उसे महसूस हो सके, उससे मज़े ले सके। सही बात में क्या है, उसका मज़ा ले सके कि नज़्म क्यों लिखी गई है, मज़े के साथ उसको पढ़ सके। ठीक है। 136 खालिस अरबी हरूफ हैं, कौन से? स्वाद, कौन से हैं? स्वाद। अलिफ से या तक हरूफ तहज्जी के मजमूए को कहते हैं, क्या कहते हैं? अबजद कहते हैं। क्या कहते हैं? अबजद कहते हैं। मैंने रेड में हरूफ साकिन लगा रखा है मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा डाउटफुल इसमें थोड़ा सा, लेकिन सही जवाब इसका आप 3 ही मान लीजिए, हरूफ अबजद ही सही मान लीजिए। बस मैं थोड़ा डाउटफुल था, इसलिए मैंने रेड को 4 में कर दिया साकिन हरूफ को लेकर। आप इसको 3 ही सही मान सकते हैं। सवाल नंबर 138, मिलादुन नबी में कौन सा हरूफ साइलेंट यानी खामोश है? अल साइलेंट है। ये अल क्या है? हरूफ शमसी है। अल ही हरूफ कमरी में भी, हरूफ शमसी हरूफ कमरी में साइलेंट और बिना साइलेंट जो वर्ड होते हैं उसमें क्या होता है? अल क्या होता है? अलिफ और लाम शामिल किया जाता है। दर्ज झेल में से हरूफ कमरी वाले सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। ऊपर में किसी में आधे में हरूफ शमसी भी हैं, आधे हरूफ कमरी भी हैं, लेकिन सबसे नीचे वाले जो लफ्ज़ हैं गैन, काफ, मीम, है और काफ, ये सारे कौन हैं? ये सारे हरूफ कमरी वाले हरूफ हैं। झ, छ, ख, घ कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हिकारी हरूफ। क्या कहलाते हैं? हिकारी हरूफ। हैया हिकारी भी से कहते हैं। ये मिक्स होते हैं, क्या होते हैं? हिंदी वाले लफ्ज़ों को हैया हिकारी हरूफ कहा जाता है। ख्वाहिश में वाव है, ख्वाहिश में वाव है, क्या है? वाव मादूला। जब आपको पढ़ाया था वाव के एग्जाम तो मैंने बताया था, एक होता है वाव मारूफ, खींच के पढ़ा जाता है, मजहूल छोटा पढ़ा जाता है, वाव अतफी किसी चीज़ को किसी चीज़ से जोड़ने से पर पढ़ा जाता है, मादूला लिखा जाता है और पर पढ़ा नहीं जाता है। लफ्ज़ों का सही तलफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है इल्म सर्फ़ की मदद से। इल्म हिजा में हर्फ पढ़ते हैं, इल्म सर्फ़ में क्या पढ़ते हैं? लफ्ज़ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लफ्ज़ पढ़ते हैं। मफ्तूह किसे कहते हैं? जिस हर्फ पर ज़बर लगा हुआ हो उसे मफ्तूह कहते हैं। ज़बर को फ़तह भी कहते हैं, ज़बर को फ़तह भी कहते हैं, मंसूब भी कहते हैं। नासिर इसमें फ़ाइल है, इसका मफ़ूल क्या होगा? मंसूर। क्या होगा? मंसूर। नासिर है तो इसकी तानीस हो जाएगी, इसका मुअन्नस हो जाएगा। नासिरी वर्ड नहीं होता और मंसूरी इसी से आगे बन जाएगा। सही लफ्ज़ क्या होगा? इसका मफ़ूल क्या होगा? मंसूर। क्या होगा? मंसूर। इसमें जमा एक जिन्स की बहुत सी चीज़ों के मजमूए का पता देता है, लेकिन इनमें से किसी एक फ़र्द पर सादिक नहीं आता है, जैसे महफिल वगैरह सब कुछ। ये इसमें की कौन सी इसमें में शामिल है? यह है दोस्तों इसमें नकरा। इसमें नकरा किसमें शामिल होगा? इसमें नकरा में शामिल होगा। वो कलिमा जिससे कोई दूसरा कलिमा उस इसम या फ़ैल बनाया जाए कहलाता है इसमें मज़दर। इसमें मज़दर से दूसरे फ़ैल या दूसरे इसम बनाए जा सकते हैं। जब किसी इसम से किसी चीज़ को कोई खुसूसियत ज़ाहिर हो उसे सिफ़त कहते हैं। जिस चीज़ की खुसूसियत बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? मौसूफ़। क्या कहते हैं? मौसूफ़। जो खुसूसियत बयान की जाती है वो सिफ़त कहलाती है, जिसके बारे में की जाती है वो क्या कहलाता है? मौसूफ़ कहलाता है। इट्स राइट एंड करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर। ठीक है। किसी चीज़ की मिक़दार, नाप या वज़न को ज़ाहिर करने के लिए क्या करते हैं? मिक़दार के लिए मिक़दारी होगा, मिक़दार के लिए मिक़दारी होगा, सीधा सीधा है। सिफ़त मिक़दारी का इस्तेमाल होता है। सिफ़त निस्बती क्या है? बहादुर, हिंदुस्तानी, 2 गज़ या 2 गुना। सिफ़त निस्बती है, बिल्कुल सीधा सीधा हिंदुस्तानी। वो आ चुका होगा में कौन सा फ़ैल इस्तेमाल हुआ है? पहली बात तो चारों माजी के हैं, पहली बात तो चारों माजी के हैं। वो आ चुका होगा या नहीं आया होगा, इस बात में शक है, इस बात में शक है। जहाँ पर शक की बात की जाती है वहाँ पर माजी एहतमाली होता है, और फ़ैल वाली क्लास में ये चीज़ मैंने आराम से आपको पढ़ाई थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके बहुत सारे सवाल अच्छे हुए होंगे, बहुत अच्छा पेपर आपका गया होगा, बहुत सही तरीके से आपने पेपर किया होगा। अब मैं चलता हूँ लेकर आपको कुछ ऐसे सवालात पर जो मैंने हूबहू क्लासेस में दिए थे, कंटेंट में दिए थे और क्विज़ में दिए थे, मैराथन क्लास में दिए थे, और वैसे के वैसे ही सवाल हूबहू आपके आए हैं। जो सवाल बहुत ज़्यादा टिपिकल थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज वाले थे। सारे सवाल मैं नहीं बताऊंगा आपको, ग्रामर के सवालों में नहीं जाऊंगा एक एक सवाल के ऊपर कि देखो लाइन टू लाइन ऐसा है। ग्रामर के सवाल कॉपीड होते हैं, मैं ग्रामर के सवाल पर नहीं जाऊँगा, कन्फ्यूज नहीं होंगे। सिर्फ वो सवाल जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजेबल हैं, बहुत ज़्यादा
ठीक है। उन कन्फ्यूजेबल सवाल को मैं बताऊंगा कि देखो मैंने नोट्स में क्या डाला था और ये सवाल कहाँ से किस तरह से लिया गया है, ठीक है। वेट, तो यहाँ पर आपके सारे सवाल क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब आप बारी जानना चाहें कि मैंने कौन से सवाल कौन से कंटेंट में कहाँ कहाँ पर दिए हैं, तो मैं बारी आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूँ। हर एक सवाल पर लेके जाना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। मैं 150 सवाल आपको एक एक करके बताऊँ, मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ हर एक सवाल पर लेके जाना काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए, ठीक है। पर मैं कुछ सवाल हैं जो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि कंटेंट में सवाल कितने आते हैं, किस तरह से, किस गहराई से पूछे जाते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ। सवाल नंबर जो आपका है, सवाल नंबर आपका जैसे मान लीजिए सवाल नंबर 2 ले लीजिए, ठीक है। ज़ख्म पर नमक छिड़कना, ये मेरा कंटेंट है। देखिए मुहावरे मैंने लगाया, ज़ख्म पर नमक छिड़कना तकलीफ़ बढ़ाना, ठीक है, आया था कंटेंट में। एक सवाल आपका चौथा सवाल है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ये लीजिए कौन ताली, ये एक हाथ से ताली नहीं बजती, नज़र आ गया होगा आपको, एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये कंटेंट आपको दे चुका हूँ। और देखिए और कोई सवाल आपको नज़र आता है तो सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 आपका है, पूछते हैं वो गालिब, ये पूछते हैं वो गालिब, ये मैं आपको कंटेंट में प्रोवाइड कर चुका हूँ, ये देख लिया होगा आपने, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर आपका है, ये आपका सवाल था इस्तिआरा की मिसाल, ये इस्तिआरा के जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मायने के बजाय इस्तेमाल की जाए तो कहलाती है। ये इस्तिआरा नोट्स में आपको दिए गए थे, समझ में आ गई आपके, उम्मीद करता हूँ कोई गलती नहीं रहेगी आपसे, है ना। ये लिखा मुसल्लस, ये लिखा मुरब्बा, ये नोट्स में आपको बताया गया था, ठीक है। उसके बाद है पेज नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 16, कसीदा, क्या लिखा है, गज़ल की सबसे कदीम सिन्फ क्या है, कसीदा है, इसी कसीदे से ही ये लिया गया है, और भी तरीके से मैंने आपको मेंशन करके आप यहाँ पर बताया गया था आपको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है, ले लिया। क्वेश्चन नंबर 16 शेरी असनाफ, पेज नंबर 1, एक आपका सवाल है, मसनवी कदमराव पदमराव किसकी है, तो ये मैंने मेंशन किया है, कदमराव पदमराव को तस्लीम किया गया है, उर्दू की पहली मसनवी है। ये पूरा डिटेल मैंने यहाँ तक पूरा बयान किया है, आराम से आप चीज़ों को देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में हर एक चीज़ को बयान किया गया है। एक सवाल नंबर 19, फसानाए अजाइब, ये उर्दू की तारीख़, कहाँ पे उर्दू की तारीख़, ये उर्दू की तारीख़, ये आपका फसाना अजाइब, ये फसाना अजाइब उन्होंने फसाना अजाइब के नाम से पेश की है, ठीक है। ये फसाना अजाइब होगी, रजब अली बेग सुरूर की मारूफ। अब ये क्या है, फरमाइश की बात की गई है, किसकी बात की गई है, फरमाइश की। ये हकीम असद अली की फरमाइश पर लिखी गई थी, आपको आसानी से वर्ड मिल गया जो आपको शायद किसी गाइड में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है मुल्ला नुसरती का अली नामा, ठीक है, ये चीज़ आपको मिल जाएगी आसानी से। और डायरेक्ट में सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं घुमा फिरा कर मैं सीधा आपकी मैराथन क्लास पे चलता हूँ कि मैराथन क्लास में मैंने किस तरह के सवाल लिए थे और कैसे सवाल आपके सामने आए हैं। देखिए ये आ गई हमारी मैराथन क्लास, इसमें सवाल हम चलाएँगे तो कंटिन्यू आपको सवाल, बहुत सारे सवाल मिलेंगे। ये जो मैंने कंटिन्यू पूछे थे, एक ही सवाल था, तुम मेरे पास होते हो गोया, पूछा गया था जब कोई दूसरा नहीं होता। और देखिए आतिश बुलंद दिल की न थी वरनाए कलीम, घुमा फिरा का सवाल आया ना। अजल से दुश्मनी ताऊस ओ मारी, सवाल मैंने दिया था, एज इट इज़, आया नहीं आया। तकल्लुफ़ किया जो कोई कोहकन बिगड़ा, एज इट इज़ सवाल वैसे ही आया जैसा मैंने बताया था। यकीन नहीं आए तो आप मैराथन वाली क्लास आप जाकर एक बार
देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैराथन से सवाल आए थे या नहीं आए थे। जिस तरह सवाल आपको बताए गए थे वैसे ही सवाल इसमें आए कि नहीं। तुझसे मेरी किस्मत में कुफले अबजद, जब मैंने गज़ल पढ़ाई थी तो मैंने सवाल आपको बताया था और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी किया था। ये मुस्कुराहटें आहटें वाले वर्ड मैंने बताया था कि आहटें वाले लफ्ज़ जो हैं फ़िराक की गज़लों के वर्ड हैं। किसी भी तरह आपसे सवाल घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। मुसद्दस किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? मुफलिसी नज़्म की सैयत में लिखी गई थी। सीधा सीधा सवाल था, उसमें आपको नज़्म दे दी गई थी डायरेक्ट आपको। सर से ये सब माकूलात अलग कर लीजिए। मैंने इस तरह पैसेज लिखा था और वहाँ पर इसी लाइन से अटैचमेंट में कहीं ना कहीं सवाल आया था। अलग कर लीजिए तो क्या बनेगा? मजमून लाहौर को जुग्राफिया में बल खाती हुई सड़कें किसने बनाई थी? शेर शाह सूरी। एज इट इज़ सवाल बनाया था। ये वर्ड मैंने बताया था बरंगेख्ता, साथ में दिखाया था शायरी क्या है, सबक गुमानी फिरा के। उन्होंने सबक अलग नहीं देके सबक का नाम ही पूछ लिया, जो कि मैंने सवाल में शामिल किया था बरंगेख्ता वर्ड के साथ। ठीक है, एक ये देखिए मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है एक ये मैंने बयान किया था सहरानवर्दी सल्तनत। ये सब मैंने शॉर्ट डाल के बताए थे कि 5 नाम है, सीरियल वाइज सीरियल ऐसे से स्टार्ट हुए हैं। सबसे पहले शायर है, फिर सहरानवर्दी है, फिर सल्तनत है, फिर सरमाया मेहनत है और आखिर में जाकर दुनिया इस्लाम है, जो कि मैंने करेक्ट करवाया है। पीछे देखिए नोट्स में डाला गया था। एक अर्जी नवेसी को लेकर सवाल जवाब थे, तो कोई अर्जी नवेसी वाले सवाल भी इस तरह थे। अर्जी नवेसी में मैंने पूरा डायग्राम दिया था आपको पूरा मैंने, ठीक है। और डायग्राम के बाद मैंने बताया भी था पॉइंट वाइज पॉइंट आपको साइड में नज़र आ रहे हैं कि सबसे पहले आगाज़, फिर उन्वान, फिर आदाब, फिर नफ्स मज़मून इख्तिताम। और आगाज़ को क्या कहा जाता है? लक़ाब, आदाब भी कहा जाता है। मैंने शख्सियत, ओहदा सब यहाँ पर मेंशन किया है, दिख रहा होगा आपको, शख्सियत, ओहदा, इदारा, जगह। उसके बाद एज़ इट इज़ ये फॉर्मेट पाँचों के पाँचों रहते हैं, सीक्वेंस। यही सवाल आया आपका, ठीक है। ख़ुतूत निगारी में मैंने ये बताया था कि जनाब अली, हुजूर वाला, ये किसके लिए लगाए जाते हैं? ये अलकाब का भी इस्तेमाल किए जाते हैं। बताइए एज इट इज़ सवाल आए नहीं आए? उसके बाद एक था मजमून निगारी का टॉपिक आपका, ठीक है। तो मजमून निगारी में मैंने शायद आपको ये नज़र आए नहीं आए, पर मैंने आपको ज़रूर बताया था मजमून निगारी को लेकर कि मजमून लिखते वक्त किन किन बातों का ख्याल इंसान को रखना चाहिए। वो सारी बातें मैंने यहाँ पे क्या की थी, मेंशन की थी, जो शायद आपको किसी गाइड में मिले ना मिले। मैंने बहुत सारा डिटेल में इन चीज़ों को बयान किया था। और कोई सवाल बच्चे हैं आपके कोई जो नहीं मिल रहे हैं? देखिए बहरहाल सारी बात को मैं यहीं ख़त्म करते हुए मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूँगा, ठीक है। सारी बात को हम यहीं ख़त्म कर देते हैं। 150 सवाल हैं, ग्रामेटिक सवाल हैं, जो कंटेंट में बताए गए थे वैसे ही हैं। जैसे सवाल मैंने मैराथन क्लास में लिए थे वैसे ही हैं। जैसे सवाल मैंने MCQs जो प्रोवाइड किए थे वैसे ही हैं। जैसे सवाल मैंने कंटेंट में गहराई के साथ पेश किए थे वैसे ही हैं। कोई भी ऐसा सवाल जो आपको लगता है सर ये सवाल इतना डीपली था, आपने नहीं कराया था, जितना भारी से भारी आपको सवाल इसमें लगता हो कि हाँ ये सवाल सबसे भारी था, आप मुझसे ले सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम
का लिंक मैंने नीचे मेंशन कर रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका जवाब आसानी से दे सकता हूँ कि मैंने चीज़ इस जगह नोट्स में यहाँ प्रोवाइड की थी, एक क्विज़ में प्रोवाइड की थी, और हर एक सवाल के एक जवाब ढूंढना करना मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है। ना मैं आपका इतना कीमती वक्त इस चीज़ों के लिए क्या करूँगा, ज़ाया करूँगा। मुझे ना तो क्या कहते हैं पब्लिकली करना है, ना मुझे अपनी चीज़ का प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि मेरा कंटेंट जो पढ़ते हैं, जो जानते हैं, वो सब अच्छी तरह जानते हैं। हर एक सवाल को मैं लेकर एक ढूंढ कर मैं उनको बताना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा, ना ही मैं इसके पीछे इतना टाइम ख़राब करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास वक्त की बहुत ज़्यादा किल्लत है, जो मैं बारहा कई सारी क्लासेस में जिसको हमेशा दोहराता रहा हूँ। क्योंकि मेरे लिए ये कोई ज़रिया माश का ज़रिया नहीं है, सिर्फ कौम की खिदमत की नीयत से मैंने काम शुरू किया है, और अल्लाह इस खिदमत को कबूल करे, ऐसी मेरी आप लोगों से दुआ है। आप सब तरक्की पा जाएंगे, आपकी कामयाबी में मेरी कामयाबी है। आप सब तरक्की पा जाएंगे, आप जॉब लग जाएंगे, आपका सेटलमेंट हो जाएगा, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपके हाथ में जब भी सैलरी आएगी तो आप मेरे हक में दुआ ज़रूर करेंगे कि एक शख्स था जो मच्छी पकड़ा के गया था, आज हम जॉब लग गए करके। तो उस दुआ ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है, और मैं वही दुआ का हमेशा ख्वाहिशमंद रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरे लिए आगे भी दुआ करते रहेंगे। अगर सेकंड ग्रेड में, अगर बाय द वे किसी वजह से, किसी मुनासिबत से, किसी प्रॉब्लम्स की वजह से अगर आपका सेकंड ग्रेड में नहीं होता है, तो हारना नहीं है, हारना नहीं है। ज़िंदगी रुकी नहीं है, ज़िंदगी फिर भी बहुत है, हमें कोशिशों में लगे रहना है। फिर रीट आ रही है, जैसी रीट का एग्ज़ाम होगा फिर नई भर्तियाँ और आ रही है हाथों हाथ, ठीक है। हमें वापस दौड़ना है, फिर उठना है, फिर खड़ा होना, फिर लगना है। ऐसा नहीं कि हम मेहनत करते जाए और खुदा उसका सिला ना दे। बेशक खुदा गफूर रहीम है, वो सभी पर बहुत रहम करने वाला है। आपकी हज़ार मेहनतों के बाद वो आपको कुछ का सिला ना दे, मैं इस बात को कभी एग्री नहीं करूँगा कभी भी, कि अगर आपने मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो वह उसका सिला आपको ज़रूर सिला देगा। आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है, कोशिश करते रहना है। इंशाल्लाह उम्मीद है आप तमामी का सिलेक्शन होगा। आप मेरे हक़ में दुआ करेंगे ताकि मैं इस नेक काम को, जिसको मैं इतना आगे लेकर आया हूँ, कोशिश करता हूँ इसको और आगे मैं लेकर जा सकूँ। हो सकता है इस वीडियो में कुछ जगह क्यूरीज रह गई हों, कुछ गलतियाँ रह गई, कुछ सुनने समझने में गलतियाँ रह गई हो, तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा उन बातों के लिए। और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ इस बात के लिए कि आपने जो रेस्पॉन्स दिया था जब मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि मैं बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा आंसर की, लेकिन कुछ वजूहत के चलते मैं हमेशा लेट रह जाता हूँ कुछ चीज़ों में, क्योंकि मैं अब कह चुका हूँ कि मेरा ज़रिया माश ये नहीं है, मैं काम धंधा नहीं है, मेरा प्रोफेशन ये नहीं है, मैं दूसरे किसी काम में लगा रहता हूँ। मेरा खुद के काम है, मेरा खुद का बिज़नेस है, मैं उसी काम में हमेशा लगा रहता हूँ। उसके बावजूद थोड़ा बहुत वक्त निकालने की मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ ताकि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लाऊँ और उस कौम की खिदमत के लिए मैं कुछ ना कुछ अंजाम दे सकूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी, मेरा काम पसंद आया होगा। अगर सचमुच आपको मेरे कंटेंट से, मेरे पढ़ाई गए वीडियोस से या मेरे द्वारा की गई थोड़ी सी भी किसी सहायता से कुछ खुशी मिली हो, कुछ काम मिला हो, कुछ फ़ायदा हासिल हो, तो मेरे हक़ में दुआ कर दीजिएगा। इससे ज़्यादा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी दुआओं से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इंशाल्लाह इस दौर को और आगे मैं बढ़ाने की कोशिश मैं लगा रहूँगा। फिर भी कुछ कहने सुनने में गलती और कुछ गलती है, कोई क्यूरी है, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और आप तमाम ही के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप तमाम का पेपर जो बहुत अच्छा गया था, आप लोगों के एक दो नहीं बल्कि हज़ार कमेंट्स ऑन आए थे। बहुत सारे कम्युनिटी पोस्ट पर आप लोगों ने जो कमेंट किए थे, व्हाट्सएप पे जो कमेंट किए थे, सीरियसली मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी आप लोगों के लिए और आपने उस मेहनत को पूरा करके दिखाया। उस मेहनत का आपने सिलाई दिया था। मैंने ये कहा था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, जितनी ज़्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ आप भी उतनी ही मेहनत करें ताकि हम दोनों की मेहनत कुछ रंग लाए, उसको हम कुछ साकार कर सके। तो हमने मिलकर उस मेहनत को रंग लाए और मैंने आपके हक़ में दुआएं की थी कि आप सबका पेपर अच्छा जाए। आपका पेपर अच्छा हो गया, मेरे लिए काफ़ी है। अब इससे ज़्यादा मेरी और ज़्यादा दुआएं हैं कि आप सबका सिलेक्शन हो, आप सभी गवर्नमेंट जॉब पर चढ़ें, गवर्नमेंट जॉब पर लगें और उस अपनी ज़िंदगी को और आगे अच्छे कामों में लगाएं। ऐसे आप तमाम के लिए दुआ है। आप मेरे हक़ में बहुत 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 ज़्यादा दुआएँ कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर काम अंजाम दे सकूँ। इसके अलावा भी और कुछ कहना हो, कुछ सोचना हो, कुछ समझना हो, जो ये बातें कहनी है, मेरा टेलीग्राम लिंक ओपन है, आप वहाँ से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है, मैं आपके कमेंट्स के जवाब हमेशा देता रहता हूँ, इंशाल्लाह आगे भी देता रहूँगा। अब बात रही लास्ट में कट ऑफ की, मैं कट ऑफ ऐसी चीज़ों में कभी नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको कोई गारंटी नहीं दूंगा। कट ऑफ किस कैटेगरी में क्या रहेगी ये फैसला करेगी RPSC, मैं नहीं। मेरा काम से पढ़ाने का, मैं अच्छा उस्ताद हूँ, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश पहले भी करता था, आगे भी हमेशा करता रहूँगा। और भी बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ जानना सुनना है, समझना है, पर आखिर में आते मैं सब बातों को आखिर में भूल जाता हूँ। तो बस मेरी बातें ये ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं लाइव सेशंस लेने की कोशिश करूँगा जिसमें आपसे और कुछ बातों को ट्रांसलेट कर पाऊँगा। लाइव आने के पीछे कुछ रीज़न्स होते हैं, मैं नहीं आ पाता हूँ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। इंशाल्लाह लाइव आने की कोशिश की जाएगी। और आपको एक टाइम, एक्चुअली टाइम की ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, मैं टाइम नहीं निकाल पाता हूँ लाइव के लिए फिक्स कोई, इसलिए जब टाइम मिलता है तो मैं क्लास को रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि आपको प्रोवाइड
कर सकूँ। मिलता हूँ दोस्तों ढेर सारी क्लासों में, ढेर सारे अच्छे वीडियोस के साथ, आपकी ढेर सारी मोहब्बतों के साथ, आपकी बहुत बहुत सारी दुआओं के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।